ओके। होपफुली आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? हाँ हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके। चलो टू बिफोर मतलब इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, तो एक क्वेश्चन से शुरू करूंगा। लेट्स अज्यूम कि आप लोगों को आपकी खुद की कंपनी है एंड आप लोगों को बोला जाता है कि आप जो है मुझे amazon.com या फिर जो है irctc.com या irctc.co.in ऐसी एक वेबसाइट बना के दीजिए, ऐसी एक एप्लीकेशन बना के दीजिए मुझे। और उसमें कैच ऐसा है कि वो एक स्केलेबल एप्लीकेशन होना चाहिए। उसमें नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पीक लोड पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जितने भी आए, तो वो सारी पीक लोड पे मतलब एप्लीकेशन जो है इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़, अगर समझो कोई एक कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन, लेट्स से समझो पेमेंट गेटवे हैक हो गया। अगर पेमेंट गेटवे हैक भी हो गया तो भी मेरे जो बाकी के एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी है, जैसे अगर उसके अंदर ट्रेन सर्च करना, ट्रेन में कितनी सीट्स अवेलेबल है वो सर्च करना, या दूसरी किसी कोई भी चीज़ सर्च करना, वो मेरे लिए रुके ना। तो ऐसे केस में आप लोग के मन में सबसे पहले क्या आएगा? क्या आप सोचोगे कि मतलब हाँ ठीक है, ये एप्लीकेशन बनाना है तो इसके लिए मुझे ये चीज़ बननी चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग मे बी डाटाबेस हो सकते हैं, एंड देन आपका जो भी लाइक सॉफ्टवेयर, जो भी आपने एप्लीकेशन बनाया हुआ है, हुँ, उसमें जो भी फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनकी टर्मिनल्स जो हैं वो लगभग लगभग सेपरेट होनी चाहिए, ताकि अगर आपका मान लीजिए जैसे पेमेंट गेटवे अलग है, अगर हुँ, आपका हैक भी हो रहा है वो, तो आपके बाकी जो फंक्शंस हैं उस पे फर्क ना पड़े। आई गेस यही होगा इसमें। ओके, ऑलराइट। वेरी क्लोज़ली आपने बातें बोली है इसमें। तो इस केस ऐसे केसेस में सबसे पहली चीज़ जो है हम लोग को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले आर्किटेक्चरली इस तरीके से जाना पड़ेगा कि वी शुड ऑलवेज़ रिमेंबर टू डिज़ाइन माइक्रो सर्विसेज़। हमारी मल्टीपल फंक्शनैलिटी हो सकती है। मेरी पेमेंट गेटवे की एक फंक्शनैलिटी होगी, मेरे ट्रेन की सीट एलोकेशन की एक फंक्शनैलिटी होगी, मेरी शायद सीट्स ढूँढने की एक फंक्शनैलिटी अलग होगी। एक मेरी अलग ही फंक्शनैलिटी होगी जो कि मेरे डेटाबेस में से नंबर ऑफ ट्रेन्स जो इस रूट पे चलती है उसकी वो चीज़ लाके देता हो। तो ऐसी मल्टीपल फंक्शनैलिटी हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग एक माइक्रो सर्विस क्रिएट करेंगे। और माइक्रो सर्विस को, अब माइक्रो सर्विस क्रिएट तो कर दी मैंने, लेकिन माइक्रो सर्विस सारी की सारी तो मेरी डेटाबेस के ऊपर हिट नहीं मार सकती ना। एक ही डेटाबेस है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिडंडेंट डेटाबेस बना सकता हूँ, राइट? मतलब एक डेटाबेस सर्वर जो है मेरी पुणे में हो, एक डेटाबेस सर्वर मेरा चेन्नई में रहेगा। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता कि एक ही डेटाबेस पे मेरे सारे के सारे माइक्रो सर्विसेज़ मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर में जाता हूँ, जहाँ पे मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है एक सर्विस बस या फिर एक बस आर्किटेक्चर में मैं उसको पुश कर देता हूँ। तो वो बस क्या करता है, वो सीधा का सीधा सारे रिक्वेस्ट जो है एक ही बस में, एक ही क्यू में लाके रख देता है, और उस सारी माइक्रो सर्विस क्या करती है, उस क्यू को रीड करती है। उस क्यू को रीड करने के बाद उसको उसके अंदर जैसे-जैसे मैसेजेस आते रहते हैं, वैसे-वैसे जिस जिस माइक्रो सर्विस की मैसेज आ रही है, वो अब माइक्रो सर्विस अपने हिसाब से उस क्यू को या फिर उस बस को रीड करके, उस मैसेज को रीड करके वो प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे मेन फ़ायदा होता है आपका, लेट्स अज़्यूम आपने ये क्या बोलते हैं, आपके पास पेमेंट गेटवे की क्यू है आपके पास, ठीक है? लेट्स अज़्यूम आपका पेमेंट गेटवे का माइक्रो सर्विस हैक हो गया, या फिर वो सर्विस ही डाउन हो गई फॉर सम रीज़न। आपने उसको अपडेट पे लगा दिया तो वो अपडेट पे बंद हो गया है। तो उससे क्या होगा कि आपकी पेमेंट सर्विस की जितनी भी क्यू मैसेजेस हैं, जो आपके सर्विस बस में आ रही है, ये मैसेजेस तो आएँगी, रहेंगी आपके क्यू में अवेलेबल रहेंगी, रीड नहीं होगी, प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं होगा कि आपकी जो दूसरी सर्विसेज़ हैं, जो शायद सीट एलोकेशन ढूँढ रही हो, शायद वो ट्रेन का सोर्स एंड डेस्टिनेशन ढूँढ रहा हो, कुछ और ढूँढ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं करेगा कभी भी। दूसरी माइक्रो सर्विस चलेगी, वो अपने हिसाब से सर्विस बस पे सारा का सारा मैसेज रीड कर लेगी। अब ये तो हो गया एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, लेकिन एप्लीकेशन में बताना तो ईज़ी है, चलो ठीक है, ये बता दिया मैंने, डिज़ाइन बता दिया आपको। बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस पूरा आर्किटेक्चर के पीछे आप कंपोनेंट क्या इस्तेमाल करोगे? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। क्या आप पोस्टग्रेस SQL इस्तेमाल करोगे? क्या आप यहाँ पे काफ़्का इस्तेमाल करोगे?
क्या आप यहाँ पे अज़्योर सर्विस बस इस्तेमाल करोगे? क्या आप इधर पे कुछ और चीज़ इस्तेमाल करोगे? डेटाबेस में क्या इस्तेमाल करोगे? NoSQL इस्तेमाल करोगे क्या? रिलेशनल डेटाबेस आप अगर ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले हो तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करोगे क्या? तो ऐसी चीज़ों के बारे में तो आपको पता ही नहीं। दैट मीन्स यू डोंट इवन नो द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज़ रिस्पांसिबल और व्हिच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, राइट? So with that, we will start with the concept which is we are going to introduce you to Azure. That is one of the what do you say one of the cloud provider जहाँ पे कि आपको multiple प्लेटफॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सॉफ्टवेयर अवेलेबल मिलते हैं ताकि उसके ऊपर आप जो है पूरा आर्किटेक्चर या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर सके या फिर पूरी एप्लीकेशन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप खड़ा कर सके। अब ये तो चलो ठीक है, मोटा-मोटा बता दिया आपको और ये भी समझाया आपको कि ठीक है ये इस एप्लीकेशन। आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो? नहीं, थोड़ा 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 अभी हुआ था, बट अब आ रही है, अब आ रही है, अब सही है। अच्छा, ओके, 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 ऑलराइट, ओके। तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन, ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव और उसके अंदर के अंडरलाइन आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर समझना ज़रूरी क्यों है? व्हाई एक्ज़ैक्टली इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट? तो ये ज़रूरी इसके लिए है क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि आपको एप्लीकेशन तो पता है, पूरा का पूरा आप ऊपर से एप्लीकेशन सारा का सारा क्लाइंट को धड़ल्ले से आपने प्रेज़ेंटेशन दिखा दिया, सर देखो हम आपके लिए ये बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन अंडरलाइन सर जी इसके लिए आपको सर्वर लगेगा, सर जी इसके लिए आपको जो है सब्सक्रिप्शन लगेगा, आपको बड़ा सर्वर सर्वर फ़ार्म खरीदना पड़ जाएगा, आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी जहाँ पे आप सर्वर फ़ार्म को बैठा सकें। वो लग जाएगा। तो ये नुआंसेस आपको बताने तो पड़ेंगे। तो उसके लिए जो है आपको इस आर्किटेक्चर या फिर इस सर्वर के बारे में या फिर इन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो मार्केट में जैसे कि आप लोगों को पता है देयर आर मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। आई होप कुछ का आपने नाम भी सुना होगा जैसे कंट्रोलएस है, अज़्योर है, गूगल गूगल क्लाउड है, अमेज़न वेब सर्विसेज़ है। तो ऐसे मल्टीपल आपके डेटा सेंटर्स या फिर सर्वर्स है। रिलायंस जियो का भी अपना खुद का डेटा सेंटर है जो अपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। तो ऐसे मल्टीपल सर्वर्स है या फिर डेटा सेंटर्स है जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें से माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर एक प्रोवाइडर है या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स या फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है जहाँ जिसके ऊपर आप बैठ के अपने सर्विसेज या फिर अपने जो है एप्लीकेशंस को बना सको। तो इनके कंज्यूमर्स कौन हो सकते हैं? इनके कंज्यूमर्स प्राइमरीली जो है, आपके लार्ज एंटरप्राइज़ेज़ हो सकती है, मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ और स्मॉल एंटरप्राइज़ भी हो सकती है। किसी छोटे एंटरप्राइज़ जिसको कि सिर्फ़ एक सर्वर चाहिए, सर्वर के अंदर डेटाबेस सर्वर चाहिए या फिर समझो पोस्टग्रेस सीक्वल चाहिए। पोस्टग्रेस सीक्वल में उसको जो है डेटा वेयरहाउस या फिर डेटा फार्म बनाना है। आपने कभी अपने कांसेप्ट या फिर अपने लाइफ़ में सुना होगा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ बिग डेटा या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जहाँ पे कि डेटा का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। जी डेटा जो है एज़ इट इज़ रॉ फॉर्मेट में या फिर किसी जेसन में या फिर किसी सेट पैटर्न में या एक्सएमएल में स्टोर होता हो। तो वो सारे डेटा को स्टोर करने के लिए या वो से सारे डेटा को मैनेज करने के लिए आपको फिर सर्वर फार्म या फिर व उस तरीके के कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए जो है आपको डिपेंड करता है, आप या तो खुद का सर्वर खड़ा कर सकते हो या फिर आप कस्टमर को बोल सकते हो कि आप सर जो है आप ज़मीन खरीदो, फ्लैट खरीदो मतलब या फिर दुकान खरीदो जहाँ पे आप जो है ये अपने सर्वर फार्म खुद बनाओ। सर्वर खरीदो, वहाँ पे आप सेटअप करो या फिर आप बोल सकते हो कि उनको कि क्लाउड प्रोवाइडर के पास चलो। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए या इनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली अज़्योर और व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ गूगल क्लाउड और अदर प्रोवाइडर्स। ओके, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने बेसिकली जैसा अंडरस्टैंड किया एग्ज़ाम्पल से कि एप्लीकेशन डिज़ाइन तो चलो कर लिया हमने, लेकिन एप्लीकेशन डिज़ाइन किस चीज़ के ऊपर करना चाहेंगे? तो उसी चीज़ के लिए उसी चीज़ को, उसी पार्ट को, उसी पर्टिकुलर साइंस को या उसी पर्टिकुलर टॉपिक को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जहाँ पे कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि मतलब हमारे सर्विसेज या फिर हमारे जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा कंपोनेंट जो है, वो कहाँ रिसाइड करे। या हमारे खुद के सर्वर पे रिसाइड करे या फिर हम
जो है किसी सर्विस प्रोवाइडर को बोले कि भाई हमारा सर्वर होस्ट करो, या फिर हम किसी सर्विस प्रोवाइडर को बोले कि भाई हमें सर्वर स्पेस दे दो, हम वहाँ पे होस्ट करेंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चन गाइस? अब तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो बेसिकली अगर आप क्लाउड या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर जैसे सर्वर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें जो है हमारे 3 टाइप के क्लाउड मॉडल्स आते हैं। एक आता है हमारा पब्लिक आता है, एक हमारा आता है प्राइवेट आता है, और एक हमारा होता है हाइब्रिड। पब्लिक में जैसा आप सब जानते हो, कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी डेटा सेंटर जो पब्लिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मल्टीपल कस्टमर्स के लिए, तो वो हमारी पब्लिक क्लाउड में आ जाती है। प्राइवेट क्लाउड प्योरली हमारी खुद की प्राइवेट पर्सनल क्लाउड, जो हम लोग इस्तेमाल जो हम हमारे पर्पस के लिए या फिर हमने हमारे केपेक्स से बिल्ड की हुई है, उसको हम लोग प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। और हाइब्रिड मतलब मिक्स ऑफ बोथ, मतलब आपने पब्लिक क्लाउड में कुछ पीस ऑफ कंपोनेंट जो है अपने पब्लिक क्लाउड पे रखी है, कुछ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत ही सैक्रोसेंट है, मतलब आपकी खुद की आईपी हो या फिर आपका खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। आप नहीं चाहते हो कि वो डेटा, जैसे समझ लो मैं एक लीगल कंपनी हूँ, ठीक है? मैं एक कंपनी हूँ जो मेरे कस्टमर्स को लिटिगेशनल सर्विसेज सप्लाई करता है। कंपनी कॉर्पोरेट एक्ट में बहुत सारे केसेस चलते हैं, बहुत कुछ चलता है। तो लिटिगेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। अब केसेस से जुड़ी हुई जितने भी पेपर, रिसर्च पेपर, या फिर उससे जुड़े हुए जितने भी आपके पकड़ो इन्वेस्टिगेशन या जजमेंट की कॉपी या जजमेंट के ऊपर जो रिसर्च होते हैं, वो तो सारी मेरी आईपी हो गई ना, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। भले ही जजमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है, बट जजमेंट के ऊपर जो मैंने रिसर्च की, वो तो मेरे एफर्ट के ऊपर मैंने काम किया है, तो वो मेरी आईपी होगी। तो ऐसे चीज़ों को ऐसे केसेस में ऐसा हो सकता है कि या मैं एज़ अ कंपनी एप्लीकेशन भले ही मैं शायद उसके एप्लीकेशन के लिए भले ही मैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करूँ या पब्लिक क्लाउड में जाऊँ, जहाँ पे मैं एप्लीकेशन होस्ट कर दूँ। लेकिन जो मेरे रिसर्च पेपर है, जो मेरे खुद के डेटा डेटा है जो जिसमें मैंने काम किया हुआ हो, वो सारे डेटा जो है मेरे प्राइवेट क्लाउड पे रहे। तो ऐसे केसेस में पब्लिक एंड प्राइवेट का मिक्सचर जो होता है, इसको हम लोग हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। ओके? एंड उसके बाद आता है एक और कांसेप्ट जिसको बोलते हैं हम कंजम्पशन बेस्ड मॉडल, जहाँ पे समझो अगर हमारे जैसे कुछ ऐसे कंपनियाँ होती हैं या फिर बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है। मेजरली ऐसे छोटी कंपनियाँ हो गई जहाँ पे कंपनी का एम्प्लॉयी साइज़ 10 से 100 के बीच में भी हो सकता है। तो ऐसी कंपनी कुछ बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जिनको एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं होता है क्लाउड क्या होते हैं, उनकी प्राइसिंग मॉडल क्या होती है, क्या नहीं होता है। मेजरली मैंने ये भी देखा है शिपिंग कंपनीज़ में भी ये चीज़ें बहुत प्रचलन में है, जो क्योंकि शिपिंग कंपनीज़ में उन लोगों को इतना क्लाउड के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है, बट उनको उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस में वो लोग क्या करते हैं, वो कंजम्पशन बेस्ड मॉडल पे जाते हैं, मतलब जितना इस्तेमाल किया उतने का बिल उनको पड़ा। ओके? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपके क्लाउड में या क्लाउड कंप्यूटिंग में चीज़ें क्या-क्या आती हैं? व्हाट आर द एग्ज़ैक्ट पीस ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली कम्स अप? अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप अभी कभी एक सर्वर प्रोक्योर कर रहे हो या फिर एक सर्वर बना रहे हो या फिर एक सर्विस बना रहे हो आप, किसी कस्टमर के लिए, तो आपको मेन किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक एप्लीकेशन बनाने के लिए भी। अब एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन का आपने तो पूरा आर्किटेक्चर बता दिया उसको, लेकिन उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो अंडरलाइन कंपोनेंट है, उसको चलाने के लिए आपको कंप्यूट रिसोर्स चाहिए, मतलब आपको उसके अंदर सीपीयू, रैम होना चाहिए उसका खुद का, या फिर कुछ-कुछ केसेस में हो सकता है कि आपने कहीं पे एलएलएम मॉडल चला दिया हो, तो एलएलएम मॉडल के लिए आपको ग्राफिक प्रोसेसर भी चाहिए हो सकता है। आपको चाहिए हो सकता है कि आपको 100 कोर का आपको जीपीयू प्रोसेसर या जीपीयू वी कोर आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसमें। या फिर सीपीयू कोर जो है आपको 16 सीपीयू कोर या फिर 32 जीबी रैम या फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे आपका बहुत हेवी इंटेंस एप्लीकेशन है। मतलब इंटेंस एप्लीकेशन है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो चाहिए होती है, वो है कंप्यूट रिसोर्स। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग, वो है आपकी नेटवर्किंग। अब आपने कंप्यूट रिसोर्स तो बना दिया। आपके पास सीपीयू आ गया, जीपीयू आ गया, रैम आ गया, सब आ गया। मदरबोर्ड तो है ही है। बट उनको कनेक्ट कहाँ से करोगे? आपने एप्लीकेशन तो बना दिया, लेकिन एप्लीकेशन जब तक आपका इंटरनेट होस्टेड या फिर आपकी पब्लिक आईपी पे होस्टेड नहीं होगी,
तब तक आपकी एप्लीकेशन तो किसी को पता भी नहीं है कि है भी, एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती है। तो वहाँ पे जो है द सेकंड कंपोनेंट, यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है, वो होता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स योर स्टोरेज मीन्स योर डेटाबेस स्टोरेज हो गया, या फिर आपके केसेस में जैसे आपने डेटाबेस को जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है आपका। आपका बहुत ऐसा डेटा है जो कि किसी जेसन फॉर्मेट में आता हो, एक्सएमएल फॉर्मेट में आता हो। एक्सएमएल मतलब अगर वर्ड डॉक्यूमेंट ही हो गया, समझो एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो है बैकएंड में हमेशा एक्सएमएल फॉर्मेट में सेव होता है। अब आपको पता है वो डॉक्यूमेंट एक्सएमएल फॉर्मेट में सेव होता है, मुझे पता है, लेकिन डेटाबेस को आप कैसे इंटरप्रेट करवाओगे? तो उस केस में जो आप एक्सएमएल फॉर्मेट को सेव करना चाहोगे। अब उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसमें इंडेक्सिंग हो, सब कुछ हो। तो वो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्टोरेज, डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा वेयरहाउस, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके स्टोरेज कंपोनेंट में आती है। ठीक है? अब जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी कि अबाउट द प्राइवेट क्लाउड, दैट इज से फॉर एग्जांपल आप ही ने जो है, आपको कस्टमर ने बोला कि मुझे आईआरसीटीसी जैसा ही वेबसाइट चाहिए एकदम। तो आपने एकदम जोश में उनको बता दिया कि भैया आईआरसीटीसी जैसी वेबसाइट बनानी तो ये करो, आप जो है काफका काफका डिप्लॉय करो, काफका एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर में काफका डिप्लॉय करो। हाँ जी, हाँ बोलो जैसा। ओके, सो काफका डिप्लॉय करो, काफका के अंदर जो है आपके मल्टीपल मैसेजेस पोस्ट होंगे एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन अब ये क्यूबरनेटिस क्लस्टर या फिर जो भी आप क्यूबरनेटिस डिप्लॉय करवाओगे, जो इमेज बनाओगे, उसकी लिनक्स इमेज बनाओगे जहाँ पे आपने ये काफका क्यू को डिप्लॉय किया हुआ है, तो वो आप डिप्लॉय कहाँ पे करोगे? तो वो डिप्लॉय करने के लिए आप कस्टमर को बोलोगे कि ठीक है सर, आप एक काम करो, आप जो है सर्वर प्रोक्योर करो, एक रैक बनाओ, रैक के अंदर सर्वर्स रखो, सर्वर के अंदर जो है आपको मिनिमम तो चलो आपको 64 जीबी रैम चाहिए और 16 कोर का प्रोसेसर चाहिए। तो उतना बड़ा सर्वर खड़ा करके उसके अंदर जो है काफका क्यू को डिप्लॉय करो एज़ एन एप्लीकेशन। वहाँ पे लिनक्स की इमेज हम पोस्ट कर देंगे और पोस्ट करके उसके अंदर काफका क्यू लगवा देंगे। तो वो आपका जो है, वो फिर जो सेटअप जहाँ पे कि आपने सर्वर, ब्लेड, रैक खुद परचेज़ किया, खुद की सर्वर लगाई, राइज़न थ्रेडरिपर सर्वर थ्रेडरिपर प्रोसेसर वाला सर्वर लगाया, या फिर समझो आपने इंटेल ज़ियोन का प्रोसेसर लगाया, तो वो वाले जो सर्वर्स आपने लगाए हुए हैं, दैट विल बिकम योर प्राइवेट क्लाउड। दैट इज़ आपने खुद का पैसा लगाया, सर्वर बनाया और उसके अंदर जो है आपने अपना सेटअप चलाया उसके अंदर। तो प्राइवेट क्लाउड का एक वेरी प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट। ये रहा। तो जैसे अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो यहाँ पे, तो ये मेरा प्राइवेट क्लाउड है, जहाँ पे कि मेरे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं। जो वर्चुअल मशीन्स, मैं एक विंडोज़ मशीन ही है, विंडोज़ 11 का मशीन है, जहाँ पे मैंने वर मल्टीपल मल्टीपल वीएम्स जो है एक ही सर्वर पे मैंने डिप्लॉय किए हुए हैं। तो ये मेरा हेवी सर्वर है, जहाँ पे कि मेरे पास एक सीपीयू है, बहुत ही हाई एंड सीपीयू है, और उसके अंदर एक जीपीयू अच्छा खासा मैंने रैम भी लगा के रखा हुआ है। देन उसके अंदर मैंने मल्टीपल सर्वर्स बना के रखे हैं। तो ये मेरा कैसा है, ये मेरा खुद का केपेक्स कॉस्ट है। मतलब यहाँ पे मैंने मेरा खुद का पैसा लगाया टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर सर्वर, एंड उस सर्वर के अंदर जो है मैंने अपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे डिप्लॉय किए, और उन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर मैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन चलाता हूँ। जैसे आप मेरे केस में, हाँ, मेरे केस में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डेटावर्स जो डायनामिक्स 365 सीआरएम एप्लीकेशन है, वो मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो ये मैं एक कस्टमर का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके उसमें आप देख सकते हो कि दिस इज हाउ वी डू इट। एनी क्वेश्चन गाइस? बिंदास पूछो। अभी तो मैंने इसमें तो कोई क्वेश्चन एक्चुअली है नहीं। ओके। हम्म। ओके, सो नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज योर पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड जैसे मैंने बताया कि आपको एज्योर
हो गया, गूगल गूगल क्लाउड हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया। तो हर एक की अपनी-अपनी एक्सपर्टीज़ है। मेरी एक्सपर्टी एज़्योर में है, तो फिर एज़्योर ही हम लोग के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देन थर्ड वन, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसे जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताया कि कोई ऐसी लिटिगेशन कंपनी थी, अब उसके पास अपने रिसर्च पेपर है, वो उसकी आईपी है, तो वो नहीं चाहेगा कि अब मेरी आईपी जो है पब्लिक क्लाउड में जाए, तो वो आईपीज़ को अपने पास ही रखता है। तो दैट बिकम्स योर पब्लिक प्राइवेट कॉम्बिनेशन, दैट बिकम्स अ हाइब्रिड क्लाउड। ओके। तो यहाँ पे जैसे है, ये आपके पास जो है क्लाउड मॉडल का एक कंपैरिज़न है, जहाँ पे कि हाइब्रिड प्राइवेट और पब्लिक के बीच में जो है आपको एक कंपैरिज़न दिया गया है कि किसी-किसी केस में जो है प्राइवेट क्लाउड के केस में आपको खर्चा ज़्यादा पड़ता है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, और पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड जो है, वहाँ पे आपका खर्चा रिलेटिवली कम पड़ता है, बट मतलब एटलीस्ट जो है रिलायबल भी रहता है वो चीज़। नेक्स्ट कमिंग इज़ केपेक्स वर्सेस ओपेक्स, दैट इज़ अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एप्लीकेशन बनाने को बोल तो दिया है, जैसे मैं आपको रिपीटेडली बोलते जा रहा हूँ। आपने एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर तो बता दिया कस्टमर को, बहुत ही शॉर्ट में आपने बता दिया, लेकिन आपने बताया नहीं कस्टमर को कि अगर सर्वर खरीदना है या सर्वर बनाना भी है उन्हें, तो सर्वर तो बिना सिर्फ रैक और सर्वर ब्लेड लगाने से या फिर राइज़न थ्रेडरिपर का प्रोसेसर या फिर रैम लगा देने से तो काम नहीं चलेगा। उस केस में आपको ये भी चाहिए, आपका क्या नाम है, उस केस में आपको ये अपने एप्लीकेशन या फिर उसके साथ मतलब उस केस में जो है उनको सर्वर में कूलेंट भी चाहिए, कूलिंग चाहिए उनको। उनके वो सर्वर को ठंडा करके रखना चाहिए। देन तीसरा जो है वो सर्वर एक आइसोलेटेड स्पेस में होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो ज़्यादा डस्ट मैग्नेट ना बने, ताकि सर्वर की लाइफ स्पैन ज़्यादा रहे। आपको पता है, अगर एक हार्ड ड्राइव होती है, एक हार्ड ड्राइव की एक लिमिटेड टाइम स्पैन होता है जिसमें वो हार्ड ड्राइव सस्टेन कर सकता है। तो उसको चलाने के लिए भी जो है आपको एक सिक्योर लोकेशन चाहिए। आपको वहाँ पे डेसिबल किलर जो लोकेशन है वो डेसिबल किलर होना चाहिए, मतलब वो सर्वर जब रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो इतना आवाज करेगा कि आजू बाजू में काम करने वाले लोग बहरे हो जाएंगे। तो उस केस में आपको जो है उसको डेसिबल किलर कंपोनेंट वहां पे डालने पड़ेंगे, ताकि जो है आपकी आवाज बाहर ना जाए। तो ये सारे जो है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए बताना कि हाँ भाई चलो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है। तो इन चीज़ों से आपको टैकल करने के लिए आपको जो है ये कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि मतलब टाइप ऑफ क्लाउड मॉडल कैसे होते हैं। पब्लिक क्लाउड होता है कस्टमर के डिमांड के हिसाब से कि हाँ ठीक है, मेरे कस्टमर के पास शायद से इतना पैसा नहीं है कि वो इनिशियली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा दे सके। ठीक है? तो वो चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद कंज़म्पशन मॉडल जो है, जैसा बताया मैंने आपको कि पे एज़ यू गो, जब भी जितना इस्तेमाल कर रहे हो आप उसका उतना ही जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही बिल पड़ेगा। इसके भी फ़ायदे होते हैं, जैसे समझो अगर किसी महीने में आपका कंज़म्पशन बिल्कुल ही नहीं है, आपके एप्लीकेशन में लोग आए ही नहीं, तो उस केस में जो है उस महीने आपको बिल कम ही पड़ेगा। तो फिर आपको जो है अगले महीने जहाँ पे कंज़म्पशन ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकोगे उस चीज़ को। अब बेनिफिट्स, जैसे अज़्योर में जो है बेनिफिट्स कैसे रहते हैं, वो अवेलेबिलिटी उसकी बहुत हाई होती है। अज़्योर इटसेल्फ इज़ अ सिग्मा 6, और माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ इज़ अ सिग्मा 6 ऑर्गनाइज़ेशन, तो उसको अज़्योर की अवेलेबिलिटी जो है 99.99% रखनी पड़ती है अपने सर्विसेज़ की। इलास्टिसिटी इलास्टिक होती है, मतलब अगर उसमें समझो ये क्या नाम है उसको, अगर उसमें रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भई मेरा आज के तारीख में स्टोरेज स्पेस का रिक्वायरमेंट 64 जीबी था, बट कल को उठ के वो 128 जीबी हो गया, तो वो इलास्टिक या फिर वो एक्सपैंड कर सके। स्केलेबल होना चाहिए, मतलब समझो अगर मेरे पास आज के तारीख में सिर्फ 1000 यूज़र ही आते हैं, अब वो 1000 यूज़र से कल को उठ के 50,000 यूज़र बन गए, तो वो ऐसा नहीं कि भई 50,000 यूज़र बन गए तो मेरा एप्लीकेशन ठप हो जाए सीधा। तो वो एप्लीकेशन स्केलेबल होना चाहिए कि मतलब जितना कंप्यूट रिसोर्सेज़ मैंने एलोकेट किया हुआ उतना मेरे को जुडिशियली इस्तेमाल करे वो एप्लीकेशन। रिलायबल होना चाहिए कि हाँ, चलो एप्लीकेशन को मैंने जिस इंटेंशन या इंटेंट के लिए बनाया था वो ही उसी चीज़ के लिए बढ़िया से चले वो, हर टाइम चले, कभी भी फेल ना हो। सिक्योरिटी सही होनी चाहिए उस एप्लीकेशन की, मतलब कोई और सर्विस, अगर मैंने माइक्रो सर्विस बना दिया, जैसे मैंने एक पहला एग्ज़ाम्पल दिया था। माइक्रो सर्विस बनाई मैंने पेमेंट गेटवे की, हैक हो गई। अब उसको हैक से बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी भी आपको एनफोर्स करनी पड़ेगी। तो
आपने अगर प्राइवेट क्लाउड बनाया है तो आपको सिक्योरिटी खुद को ही इन्फोर्स करके रखना पड़ेगा। आपको फिजिकल फायरवॉल के हार्डवेयर आपको रखने पड़ेंगे, जो कि क्लाउड के केस में आप जो है आपको आप एज़ अ सर्विस प्रोक्योर करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है? अब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज़ होती है क्लाउड की, जैसे आपके पास आईएएस होता है, पैस होता है और सैस होता है। ये अलग-अलग टाइप के जो है आपके क्लाउड की सर्विसेज़ होती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज़, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विसेज़ और तीसरी होती है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ सर्विसेज़ क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कंप्यूट रिसोर्सेज़, जैसे मैंने आपको दे दिया है सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक कार्ड। ये मैंने आपको दे दिया है, पावर सप्लाई के साथ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ, जाओ बेटा आप जाके जो है इसके ऊपर अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दो। तो ये हो गई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज़, मतलब मैंने आपको जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्यूट रिसोर्सेज़ मैंने आपको फ्री हैंड के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया है। हाँ, इसके साथ-साथ मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी ये क्या बोलते हैं, जगह, लोकेशन, सिक्योर नेटवर्क फायरवॉल, सिक्योरिटी सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, सर्वर स्टोरेज सब दे दिया आपको मैंने। आप जो है आपको इसके ऊपर जो बनाना है, आप चाहते हो इसके ऊपर वर्चुअल मशीन बना के इस पे एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हो, वैसा कर लो। आप कोई सर्विस बना के होस्ट करना चाहते हो, वैसा कर लो। तो जैसा आप चाहते हो, वैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट होता है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विसेज़, जहाँ पे कि आपको मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स का। I'll pause my screen here. Just 1 second. I'll show you what exactly is a platform as a services. हुँ, तो अगर मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पे अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अज़ूर में इतने टाइप के सर्विसेज़ अवेलेबल होती है। एआई एंड एमएल मशीन लर्निंग की अलग-अलग सर्विसेज़ है। मशीन लर्निंग स्टूडियो मिलता है, एनोमली डिटेक्टर होता है, कंटेंट मॉडरेटर होता है, फेस एपीआई है, पर्सनलाइज़र होता है, एआई सर्च है, बॉट सर्विसेज़ है। तो ये सारी अलग-अलग जो है प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है अज़ूर। सिमिलरली एनालिटिक्स के लिए एनालिसिस सर्विसेज़ है, डेटा लेक है, अज़ूर डेटा फैक्ट्री है, इवेंट हब है, डेटा शेयर है, पावर बीआई है। तो ये सारे अलग-अलग जो है एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर आप अपने एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। फिर हो गया कंप्यूट, कंप्यूट के अंदर आपके वर्चुअल मशीन्स हो गए, अज़ूर फंक्शन हो गए, फिर आपके वर्चुअल डेस्कटॉप्स हो गए, क्यूबरनेटिस सर्विसेज़ हो गई। ये आपकी होती है अलग-अलग टाइप की कंप्यूट रिसोर्सेज़, जो कंप्यूट प्लेटफ़ॉर्म जो कि आपको आपके एप्लीकेशन को होस्ट करने में बहुत काम आते हैं। सिमिलरली आपके कंटेनर्स हो गए। अब कंटेनर्स जैसे समझो, जैसे मैंने आपको काफ़का का एग्ज़ाम्पल बताया, अज़ूर सर्विस बस का एग्ज़ाम्पल बताया, तो ऐसे जो है मल्टीपल ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे कि आप कंटेनराइज़ करते हो किसी एक एप्लीकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहाँ पे आपको जो है जहाँ पे आपको चीज़ों को फेंकना है, जिसके अंदर आपको चीज़ों को फेंकना है, भरते रहना है उस चीज़ को। कंटेनर का इवेंचुअल मतलब ही वही होता है कि आपको चीज़ों को भरना है। तो वो जो सर्विसेज़ ये होती है, वो आपकी कंटेनर सर्विसेज़ में प्रोवाइड की जाती है। सिमिलरली डेटाबेस हो गए, डेटाबेस के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ डेटाबेसेस है, जैसे सीक्वल मैनेज सीक्वल इंस्टेंस हो गया, मोंगोडीबी है, फिर उसके बाद इलास्टिक जॉब्स है, अज़ूर सीक्वल है, फिर उसके बाद आपको अगर पोस्टग्रेस सीक्वल चाहिए तो पोस्टग्रेस सीक्वल बना सकते हो, ओरेकल डेटाबेस बना सकते हो, तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे डेटाबेस सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। फिर डेवऑप्स आ गया, तो ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, ये आपको प्रोवाइड की जाती है अज़ूर में, जो कि आपको जो कि आपको हेल्प करता है आपको आपके खुद के एप्लीकेशंस को होस्ट करके उनको कस्टमर को देने के लिए। ओके, राइट। तो चलो वापस आते हैं अपने एप्लीकेशन। ओके, ऑलराइट। सो कमिंग टू SaaS। SaaS अगेन जो होता है दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज़ होते हैं, जिसके अंदर आपको जो है अलग-अलग सॉफ्टवेयर होस्ट की जाती है, जैसे आपके जीमेल हो गए, गूगल क्लाउड हो गया, आई मीन जो भी आपके अलग-अलग एप्लीकेशंस है, जैसे आपके गूगल ड्राइव हो गए, वन ड्राइव हो गए, तो ये सारी जो है एंड एप्लीकेशन जो आपको प्रोवाइड की जाती है, या फिर आपके मोबाइल ऐप में जो आपका डिस्कॉर्ड है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर। डिस्कॉर्ड इज़ नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, जो हम उसमें सोचते हैं कि वो शायद एक सर्वर है, तो वो सर्वर नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन।
तो दैट इज योर SaaS एप्लीकेशन, तो दैट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, ये सारी अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, विच इज ऑन टॉप ऑफ योर प्लेटफॉर्म एंड ऑन टॉप ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, दैट इज कॉल्ड अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो होता ऐसा है कि आपने कस्टमर को बोल तो दिया कि चलो ठीक है, आप अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड खोलो, आप ओपन करो अपना प्राइवेट क्लाउड, लेकिन सिर्फ प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय करना ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता ना। प्राइवेट क्लाउड को डिप्लॉय करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई उस क्लाउड को मेंटेन भी करना है। आपको मेक श्योर करना है कि वाटर कूलेंट आए उसके अंदर, या एयर कूलिंग हो उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बराबर आती हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो फिर वो सर्वर किस काम का। दूसरी चीज़ है आपका नेटवर्क, आपका जो लैन केबल है, आपको ये भी एंश्योर करना पड़ेगा कि आपको बैकअप नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको रखनी पड़ेगी। आपको मल्टीपल एमपीएलएस लाइन लेने पड़ेंगे, आपको राउटर्स मल्टीपल आपको कंपनी के रखने पड़ेंगे। हो सकता है आपको जियो का एक राउटर रखना पड़ गया हो, या फिर आपको किसी और कंपनी का राउटर रखना पड़ गया हो, सो दैट आप जो है नेटवर्क साइड में कभी भी जो है लेटेंसी ना खाओ। आपके पास उसमें रिडंडेंट सप्लाई होनी चाहिए। तीसरी चीज़, चलो ठीक है, ये तो एक बात हो गई। आपने आपके कस्टमर, लेट्स से अज़्यूम करो आपका कस्टमर मुंबई लोकेशन में है, मुंबई के बहुत ही प्रोमिनेंट इलाके से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि वो जो बिल्डिंग है वो सालों-साल चलती रहेगी बिल्डिंग। कभी मान लो उस बिल्डिंग में आग लग गई, तो आपको आपको चाहिए ना कि वो एप्लीकेशन, वो जो सर्वर जो वहाँ पे बिठा के रखा है उसका एक रेप्लिका किसी और लोकेशन में भी होना चाहिए। तो ये पता तो उसका रेप्लिका भी बनाना पड़ेगा आपको, मतलब उसका रेप्लिका बनाने के लिए आपको एन्श्योर करना पड़ेगा कि कुछ 100, 200, 300 किलोमीटर दूर पे उसका एक रेप्लिका रहे, दूसरे जगह पे, ताकि जो है भूकंप आए या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, सुनामी आ गया, कुछ आ गया, तो फिर आपका जो है सर्वर वो दूसरे लोकेशन से चलता रहे। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में आती है आपकी। मतलब जहाँ पे आपका ये क्या ब जहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स बना के आइडेंटिफ़ाई करके कस्टमर को देना पड़ता है कि चलो अगर आपने ये स मतलब अगर आप कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जैसे SaaS प्रोडक्ट आप उसको सिलेक्ट करवा रहे हो, तो SaaS प्रोडक्ट में आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया ये जो है SaaS प्रोडक्ट में आपका प्रोवाइडर जो है प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी एप्लीकेशन को सँभालने के लिए। PaaS में जो है प्रोवाइडर रहता है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ सर्विसेज़ अगर आप ले रहे हो, तो उसके कुछ-कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अगर आपके ये जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपका एप्लीकेशन, या फिर आपका जो डेटा है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था कि कोई आपके लिटिगेशन सर्विसेज़ वाली कंपनी है, तो उसका डेटा जो है, उसका डेटा आपके खुद के क्लाउड में है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके मल्टीपल शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल या मैट्रिक्स जो है आपको बतानी पड़ती है कस्टमर को। सो दैट आप उसमें कस्टमर को सही डिज़ाइन और सही उसको कॉस्ट बता सको कि समझो सर, आपको जो है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को होस्ट करके चलाने के लिए आपको जो है इतने इतने लाख या इतने करोड़ का खर्चा आएगा। ओके, नाउ विल कम टू द सेकंड टॉपिक। आई शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। हुँ। नाउ दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ योर अज़ूर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज़। अब आपने इतना सब तो समझ लिया कि क्लाउड के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स अवेलेबल है, या फिर क्लाउड की क्या-क्या तरीके के सर्विसेज़ होते हैं, क्लाउड में मॉडल्स किस तरीके के होते हैं। बट आपको अभी ये भी समझना पड़ेगा कि अगर अज़ूर को ही सिलेक्ट करते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर ही बोलते हो कस्टमर को, ठीक है, आप इसके अंदर आओ, तो अब अज़ूर के आर्किटेक्चर और अज़ूर के सर्विसेज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको मैंने बोला है आईआरसीटीसी जैसा एक वेबसाइट बनाने के लिए। अब आप कस्टमर को ये तो नहीं बोल सकते हो कि जैसे आपने बोला कि मतलब कस्टमर के लिए जो है मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज़ बनानी चाहिए आपको। किसी भी एक मॉड्यूल को जो है, कोई भी एक साइट पूरी तरीके से एक वेबसाइट जो है सारे फंक्शनैलिटी एक ही के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारी फंक्शनैलिटी डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज़ में स्पिन ऑफ होनी चाहिए, ताकि हम जो है उसको सिक्योर कर सकें फ्रॉम द एक्चुअल एप्लीकेशन। जैसे आप अगर मोबाइल ऐप में भी देखोगे,
तो आप मोबाइल ऐप जो है इट इज़ जस्ट एन यूज़र इंटरफेस। आपके किसी भी एप्लीकेशन में जो आप इस्तेमाल करते हो आज की तारीख में, जो भी आपका SaaS एप्लीकेशन हो गया, वो तो मोबाइल में अब जस्ट एक इंटरफेस ही है। वो इंटरफेस तो जस्ट मतलब यूज़र इंटरफेस तो जस्ट मतलब सामने वाले को दिखाने के लिए, हाँ, चलो ठीक है, ये मेरा इंटरफेस था। लेकिन इंटरफेस के पीछे की जो एप्लीकेशन है, जब आपने फेसबुक में किसी पोस्ट के ऊपर आपने लाइक किया, तो उस फ़ेसबुक के पोस्ट का जो रिकॉर्ड किसी डेटाबेस के अंदर है, किसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में है, उसके ऊपर जो लाइक का आपका एक रिकॉर्ड और एक एब्सर्ड होगा, तो वो कितने एफिशिएंटली होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, इस चीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन करो। और इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आपने ठीक है, चलो इस डिज़ाइन तो आपने इस तरीके से कर दिया, लेकिन डिज़ाइन करने के लिए आपने कंपोनेंट कौन-सा इस्तेमाल किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो है आपको अज़्योर का आर्किटेक्चर या अज़्योर के सर्विसेज़ आपको पता होने चाहिए। ओके। फर्स्ट थिंग बिफोर इवन मतलब हम लोग अज़्योर के आर्किटेक्चर के ऊपर जाए, तो अज़्योर के आर्किटेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अज़्योर के रीजन्स के बारे में जानना या फिर अज़्योर के अवेलेबिलिटी ज़ोन्स के बारे में जानना और सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेज़ ग्रुप के बारे में जानना कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसमें रिसोर्स ग्रुप क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले ज़रूरी है अज़्योर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो मैं आपको एक क्विकली बता देता हूँ इसके अंदर। अज़्योर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कहीं नहीं जाना है आपको सिंपली जाना है हाँ, आपको सिंपली जाना है आपको portal.azure.com पे portal.azure.com पे अगर आप जाओ portal.azure.com पे अगर आप जाओगे मैं बिकॉज़ यहाँ पे हूँ, तो एक बार मैं ज़रा इन प्राइवेट ओपन कर देता हूँ। एक बार प्राइवेट को शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, जस्ट 1 सेकंड ना। हुँ, या तो मेरी स्क्रीन अगर दिखे आपको, तो देखो यहाँ पे मैं चला portal.azure.com पे। तो जैसे ही मैं portal.azure.com पे जाता हूँ, अरे ये मेरा लॉगिन वैसे ले लेता है। अच्छा हाँ, लिया नहीं इसने, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे है नो अकाउंट मेरा, ठीक है। जी, चलो। तो portal.azure.com पे अगर आप जाओगे, तो आपको सबसे पहला जो स्क्रीन मिलेगा, वो मिलेगा आपको हुँ, तो आप यहाँ पे अगर जाओगे, तो यहाँ पे आपको पहले तो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के सर्विसेज़ आपको जो है मल्टीपल टाइप के सब्सक्रिप्शन आपको पूछेगा। अज़्योर फॉर स्टूडेंट पूछ सकता है आपको या फिर पे एज़ यू गो पूछ सकता है या फिर फ्री ट्रायल पूछ सकता है आपको। तो इसमें भी आपको मल्टीपल टाइप के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं आपको जैसे अज़्योर पास हो गया, स्पॉन्सर होगा, कोई आपका स्पॉन्सर होगा वो सब्सक्रिप्शन दे सकता है। पे एज़ यू गो डेफ टेस्ट होता है, ऐसे मल्टीपल आपके जो है सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो पे एज़ यू गो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, मतलब आपने जितने सर्विसेज़ आप या जितने कंपोनेंट आप इस्तेमाल करते हो, तो उतने कंपोनेंट का आपको जो है पैसा देना पड़ता है कस्टमर एज़ माइक्रोसॉफ्ट को। अज़्योर स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट के लिए जो है आपको चेक करना पड़ेगा आपके स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट के साथ। जनरली होता ऐसा है कि सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट और स्कूल्स को जो है माइक्रोसॉफ्ट आपके क्या नाम है, उनको रजिस्टर करती है और उनको जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है अज़्योर की। तो या माइक्रोसॉफ्ट लर्न के कुछ क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्रेडिट जो प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे स्कूल जो है या कॉलेज जो है वो आपको अज़्योर के सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं 12 महीने के लिए फ्री। तो उसमें आप जो है कौन से और उसमें क्रेडिट्स भी मिलते हैं आपको मंथली। तो उन क्रेडिट का इस्तेमाल करके आप लोग जो है अपने
जो भी कंपोनेंट्स आप क्रिएट करना चाहते हो या टेस्ट करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो वो आप सीख सकते हो या आपके स्कूल या कॉलेजेस के साथ आप एक बार कनेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है? तो ऐसे आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। कुछ होता है ऐसा जो समझो अगर आपने विजुअल स्टूडियो की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो विजुअल स्टूडियो न इज़ नथिंग बट वो एक एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन है जो आपका डेवलपमेंट में काम आता है। तो उसमें आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको एज़्योर का, तो उसके साथ भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो ऐसे करके मल्टीपल लोकेशन में आपको मतलब मल्टीपल तरीके होते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं इसमें। हाँ, अगर आपने पे एज़ यू गो अगर किया है आपने, तो आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, तो घर वाले में किसी को पूछ लेना या क्रेडिट कार्ड देने के लिए या फिर कोई बोल देना कि घर पे कि एटलीस्ट मुझे एक बजट मंथली बजट का क्रेडिट कार्ड दिला दो, जो ताकि मैं उससे अपना सर्विस प्रोक्योर कर सकूँ। उनको बता देना कि सामने से कि देखो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे ये चीज़ सीखनी है या फिर मुझे इसके बारे में काम करना है। तो ये आप इंस्टेड ऑफ मेरे को स्कूल कॉलेज के पचड़े में भेजने से अच्छा है कि आप मुझे ये सब्सक्रिप्शन सिखा दो या फिर आप मुझे ये इस चीज़ के ऊपर पैसे दिला दो ताकि मैं सीख के शायद कुछ एक एप्लीकेशन ही बना सकूँ अपने तरफ से। तो ये सारी तो ये तरीके होते हैं आपके सब्सक्रिप्शन बनाने के। ऑलराइट। तो इसके बाद जैसे बताया कि सब्सक्रिप्शन कैसे क्रिएट करते हैं अज़ूर का। सेकंडली जो है अच्छा ठीक है, एक बार मैं आपको इसका एक यूज़र इंटरफ़ेस भी मैं आपको बता देता हूँ मैं। यूज़र इंटरफ़ेस भी मैं आपको जो है बता देता हूँ इसका अज़ूर का कि कैसे दिखता है आपका यूज़र इंटरफ़ेस अज़ूर का। वापस से शेयर किया जाए। हुँ, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो portal.azure.com ये मैं एक बार चैट में भी लिंक कॉपी कर देता हूँ, तो आप लोग को ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई हो जाए। हाँ, ठीक है। तो portal.azure.com है, इस साइट में जाके आप जो है जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको अज़ूर की सर्विसेज़ मिलती है बहुत सारी। तो यहाँ पे जैसे आप मोर सर्विसेज़ में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज़ आपकी जो है अलग-अलग कंपोनेंट कैटेगरीज़ ऑफ सर्विसेज़ जो है आपको मिलती हैं यहाँ पे। अगर आपको वेब एंड मोबाइल चाहिए तो वेब एंड मोबाइल के लिए आपको ये सारी सर्विसेज़ अवेलेबल है। स्टोरेज चाहिए तो स्टोरेज की अलग-अलग टाइप के प्लेटफ़ॉर्म या सर्विसेज़ है। सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी के लिए अलग-अलग टाइप के सर्विसेज़ है, की वॉल्ट हो गया, डीडोस प्रोटेक्शन हो गया, फायरवॉल हो गया, एंट्रा आईडी हो गया, एंट्रा आईडी इज़ नथिंग बट अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये सारी अलग-अलग टाइप की जो है आपकी सर्विसेज़ अवेलेबल होती है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया, डिफेंडर फॉर क्लाउड हो गया, तो एंटीवायरस भी एज़ अ सर्विस प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, तो ये सारी सर्विसेज़ आपको दी जाती है। नेटवर्क पकड़ते हो तो नेटवर्क में बेस्टियन हो गया, जिसमें आप रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हो, आईपी प्रीफिक्सेस हो गए, पब्लिक आईपी हो गई, डीडोस प्रोटेक्शन प्लान हो गया, फायरवॉल आ गया, आईपी ग्रुप आ गया, वर्चुअल नेटवर्क आ गया, तो ये सारे टाइप अलग-अलग टाइप ऑफ सर्विसेज़ आपको मिलती है। और उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ सर्विस है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ एनजिनिक्स। एनजिनिक्स मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार जब भी आपको फ्री टाइम मिलता हो, आप एक बार गूगल में ज़रूर इसके बारे में सर्च करना, यूट्यूब में भी सर्च करना, तो आपको समझ में आएगा कि एनजिनिक्स क्या होता है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है, कैसे लोड बैलेंसर का काम करता है। लोड लोड बैलेंसर कैसे काम करता है या फिर रेस्ट प्रॉक्सी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, लार्ज एंटरप्राइज़ क्यों इस्तेमाल करती है, ये सारी चीज़ें। तो उसके बारे में बिल्कुल सर्च कीजिएगा। तो सिमिलरली आपकी एज़्योर मॉनिटर हो गए, मॉनिटर कैटेगरी, सो लाइकवाइज़ यहाँ पे मल्टीपल टाइप के जो है कैटेगरीज़ होती है आपकी। तो इन कैटेगरीज़ में आपको मल्टीपल टाइप के प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। एज़्योर सिक्वल, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, ओरेकल, तो ये सारे अलग-अलग टाइप के आपके दिख रहे हैं आपको ये क्या नाम है, आपको जो है प्लेटफ़ॉर्म्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो अगेन तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप जो है, आपके कस्टमर को बोल सकते हो कि अरे वाह! आप जो है आपको सर आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस स्टोर करना है, चलो कोई बात नहीं हम पोस्टग्रेस में स्टोर करेंगे इस चीज़ को। तो पोस्टग्रेस में आप जो है उनको पोस्टग्रेस की सर्विस बना के आप उनको दोगे। तो ऐसे मल्टीपल टाइप की जो सर्विस आपको आप उनको कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। तो इन सर्विसेज़ को प्रोवाइड करने के लिए आपको बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक क्लाउड प्रोवाइडर वो क्या-क्या टाइप के प्लेटफ़ॉर्म्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है?
ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा या फिर सब्सक्रिप्शन भी चेक किया कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके की कैसे दिखता है, पोर्टल कैसे दिखता है, पोर्टल में कंप्यूट रिसोर्सेज़ कैसे दिखते हैं। अब मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो कोर आर्किटेक्चर है अज़ूर का, मतलब एक अज़ू माइक्रोसॉफ्ट ने जो अज़ूर एज़ अ डेटा सेंटर जो उन्होंने बनाया हुआ है, अब इस डेटा सेंटर की कोर आर्किटेक्चर कैसी है? जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का जो क्या बोलते हैं उसको, खुद का जो बेंचमार्क है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने सेट किया हुआ है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्या-क्या डिफाइन करके रखा हुआ है। तो आप लोग देखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है मल्टीपल रीजन्स बना रखे हैं। हर एक रीजन की पेयरिंग करके रखी हुई है। कुछ-कुछ ऐसे रीजन हैं जो कि सोवरेन रीजन भी है। मतलब कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जिसका डेटा कहीं पे नहीं रेप्लिकेट होता, ना ही उस डेटा को बाहर से कोई एक्सेस कर सकता है। मतलब उसको एक्सेस करने के लिए भी वो डेटा सेंटर के अंदर डेटा एक्सेस करने के लिए भी आपको जो है, उस डेटा सेंटर के अंदर फिज़िकली प्रेज़ेंट होना पड़ेगा, तब जाके आप जो है उनके अंदर एप्लीकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ज़ोन हो गया, मतलब अवेलेबिलिटी ज़ोन का मतलब है कि आपने अगर आपने एक कंपोनेंट एक लोकेशन में, लेट्स अज़्यूम मेरे पास मुंबई इंडिया में 3 लोकेशंस हैं, मुंबई, पुणे और चेन्नई। 3 जगह पे मेरे माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स हैं। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने चेन्नई में एप्लीकेशन मैंने बनाया है, मेरा स प्लेटफ़ॉर्म मैंने बनाया है, तो उस प्लेटफ़ॉर्म को मतलब हो सकता है ना कि चेन्नई में कभी सूखा पड़ जाए, सर्वर ना चले, जिसकी वजह से सर्वर शायद बंद हो जाए, तो अब वो एप्लीकेशन तो आपको अवेलेबिलिटी करके देना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को, तो क्या करेगा वो अवेलेबिलिटी ज़ोन बना के रखता है कि मतलब एक एप्लीकेशन मैंने अगर एक सर्वर पे बनाया, तो उसका एक रेप्लिका कॉपी हमेशा मेरा दूसरे जगह पे डेफ़िनेटली रहेगा। फिर डेटा सेंटर्स हो गए, फिर अज़ूर रिसोर्स या रिसोर्स ग्रुप हो गया, फिर सब्सक्रिप्शन हो गया, मैनेजमेंट ग्रुप हो गया और हायरार्की ऑफ रिसोर्सेज़ ग्रुप आ गए, ठीक है? तो इस तरीके से जो है मल्टीपल कोर कंपोनेंट्स है ये हमारे अज़ूर के, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर आप देख सकोगे, तो हमारे यहाँ पे अज़ूर में टोटल ग्लोबली 60 प्लस रीजन्स है, 140 कंट्रीज़ में, मतलब 140 कंट्री में जो है हमारे 60 से ऊपर रीजन्स अवेलेबल है। कुछ रीजन जो है वो कंबाइंड रीजन है, तो जैसे ये क्या बोलते हैं, यूएस के अंदर वेस्ट यूएस में मल्टीपल रीजन्स है। तुम आपके ये क्या बोलते हैं, साउथ रीजन में आपके साउथ अफ्रीका के रीजन है आपके अवेलेबल। फिर जैसे आपके इंडिया में जो है वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, ऐसे आपके 3 रीजन्स है। यूएई में यूएई सेंट्रल, यूएई नॉर्थ, ऐसे मल्टीपल रीजन्स आपके पास अवेलेबल है। ओके। सिमिलरली अब आते हैं अवेलेबिलिटी ज़ोन के ऊपर। तो अवेलेबिलिटी ज़ोन में जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपका एक एप्लीकेशन मेरे चेन्नई के सर्वर पे हो, तो उसकी एक कॉपी डेफ़िनेटली या उसका एक रेप्लिका हमेशा अवेलेबल रहेगा मेरे पुणे लोकेशन में भी, ताकि माइक्रोसॉफ्ट ये एन्श्योर करे कि भई मैंने वहाँ पे जहाँ पे सर्वर बनाया हुआ है, वो सर्वर जो है मेरा हमेशा हर हर वक़्त अवेलेबल रहे, उसकी कॉपी हमेशा अवेलेबल रहे, ताकि वो सर्वर मैं दूसरे लोकेशन से चला के दे सकूँ कस्टमर। ये माइक्रोसॉफ्ट की गारंटी है। तो ऐसे 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन माइक्रोसॉफ्ट जो है मैक्सिमम 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन जो है प्रोवाइड करता है आपको। मतलब अगर आपने लेट्स से पुणे में आपने आपका वीएम लेट्स से वर्चुअल मशीन बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको बोलेगा कि आपको बताएगा, आपको ऑप्शन देगा कि 3 ज़ोन तक मैक्सिमम आप जो है आपके सर्वर की कॉपी या फिर आपके एप्लीकेशन की या जो आपके प्लेटफ़ॉर्म है उसकी कॉपी बना के दे दे सकते हो आप। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? या एकदम फास्ट जा रहा है, ऊपर से जा रहा है? नहीं, नहीं, समझ में आ रहा है। अब तक तो खैर सब समझ में आया हुआ है। आप कंटिन्यू रखें आगे इसको और क्या। ओके। अब जब हम लोग वहाँ पे जाएँगे एप्लीकेशन में जब उसको खोलेंगे, उसमें करेंगे तब हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा एक्चुअली में। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, यस, हाँ। करेक्ट। हुँ, ओके, तो अगला है आपका रीजन पेयर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक स्पेसिफिक रीजन जो भी है किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन का एक रेप्लिका, मतलब आपको ज़ोन तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा है। ये जो आपको अवेलेबिलिटी ज़ोन है, ये तो प्रोवाइड कर ही रहा है, जिसके अंदर आपको ज़ोन देगा सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके साथ-साथ वो रीजन पेयर भी देता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपके डेटा सेंटर्स में
जो भी कंपोनेंट आपको प्लेटफॉर्म जो आपको बनाने दे रहा है, उसकी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो आपको ज़ोन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ-साथ में वो आपको रीजन पेयर भी दे रहा है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि कोई भी एक डेटा सेंटर से 300 माइल की दूरी पे ही मेरा रीजन पेयर या फिर मेरा डेटा सेंटर होना चाहिए, वो ही मेरा रीजन पेयर हो सकता है। मतलब मुंबई और पुणे, जो इंडिया वेस्ट और इंडिया सेंट्रल जो है, ये 2 जो डेटा सेंटर्स हैं, ये दोनों कभी मेरे रीजन पेयर नहीं बन सकते। वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, ये मेरे रीजन पेयर डेफिनिटली बन सकते हैं। लेकिन इनको रीजन पेयर बनाया नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मुंबई का डेटा सेंटर बहुत ही छोटा है। तो वहाँ पे बेसिकली आपके जितने फ्रंट एंडिंग होते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन फ्रंट एंडिंग हो गया या फिर आपका जितने SaaS प्लेटफ़ॉर्म का फ्रंट एंडिंग हो गया, सिर्फ़ उतना ही रखा है उन लोगों ने। उसमें ज़्यादा कुछ वहाँ पे कंपोनेंट में रखा नहीं है। ये अपना सेंटा क्रूज़ कलीना में है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है वो डेटा सेंटर। लेकिन जो पुणे का डेटा सेंटर है, वो डेफिनिटली बहुत बड़ा है वो। इतना भयंकर बड़ा है, गया था वहाँ पे तो समझ में आया कि भाई वो क्यों इतना बड़ा डेटा सेंटर है। और अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो है गुड़गाँव में भी एक डेटा सेंटर बन रहा है, ओपन हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में है वो अभी भी। तो वो वहाँ पे भी गुड़गाँव में भी एक रीजन बना रहे हैं, तो जैसे ही वो बन जाएगा तो उसके बाद फिर वहाँ पे भी एक रीजन खुलेगा ऊपर में नॉर्थ में, तो वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो ऐसा आप जैसे देख रहे हो कि रीजन पेयर जो अवेलेबल होते हैं, मतलब 300 माइल का इनका सेपरेशन इसके लिए बनाया हुआ है इन्होंने कि समझो पुणे में भूकंप आया तो डेफिनिटली उसके इम्पैक्ट बहुत ही कम आपको मिलेंगे चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई में उतना इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जो है नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गया, रिसोर्स का प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज़ शायद इलेक्ट्रिसिटी ना मिले या फिर पानी ना मिले जहाँ से कि जो है सर्वर की कूलिंग हो सके। तो ये चीज़ों को बचान इस चीज़ों से डेटा सेंटर को बचाने के लिए जो है, आपके हर एक डेटा सेंटर की की जो है एक रीजन पेयर की जाती है। मतलब उस डेटा सेंटर में आपका कंपोनेंट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसका रेप्लिका हमेशा आपका पूरा का पूरा एज़ इट इज़ अवेलेबल होगा आपके रीजन पेयर पे। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट काम करता है। देन जैसा बताया अज़्योर सोवरेन रीजन, यूएस गवर्नमेंट सर्विसेज़, मतलब ये ऐसे डेटा सेंटर्स हैं जो जहाँ पे आप फिज़िकली आप जो है बिना फिज़िकल एंटर किए आप जा नहीं सकते हो। वहाँ के डेटा सेंटर्स भी ऐसे हैं कि मतलब उनको ऑथराइज़्ड पर्सनल ही जा सकते हैं वहाँ पे। सिमिलरली आपका अज़्योर चाइना, तो बेसिकली कैसा है कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर जितने भी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो भी वेस्ट के हैं, उनको चाइना में बिल्कुल भी मनाही है, उनका एंट्री नहीं है चाइना में। तो चाइना में क्या करते हैं, चाइना में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं, लेकिन चाइना में उनके पास एक अलग कंपनी है दैट इज़ 21 वायानेट। तो थ्रू 21 वायानेट जो है माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज़ चाइना में प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो अ, ग्लोब में आप जैसे ओके, या सो अभी आते हैं अज़्योर के रिसोर्सेज़ के ऊपर। तो रिसोर्सेज़ क्या-क्या चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको पोर्टल पे दिखाया कि आपके मल्टीपल टाइप के रिसोर्सेज़ जैसे वर्चुअल मशीन हो गए, स्टोरेज अकाउंट हो गए। अब स्टोरेज अकाउंट में जैसे आपके ड्राइव्स हो गई, जहाँ पे आप मतलब जो है जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका ड्राइव अब आपका आप वहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि वहाँ पे आप हार्ड डिस्क इस्तेमाल करना चाहते हो, एसएसडी इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर आर्काइवल के लिए जो है और सस्ता हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करना चाहते हो। वर्चुअल नेटवर्क हो गया, जहाँ पे आप एक मल्टी समझो आपने अगर आपके कंपनी या फिर आपके अज़्योर के अंदर आपने 10 वर्चुअल मशीन अगर आपने खड़े करके रखे हैं, तो वो 10 वर्चुअल मशीन को आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा उनको एक-दूसरे से। कनेक्टिविटी चाहिए। तो ऐसे केसेज़ में आप वर्चुअल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं आपको एक बड़ा सा अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं। शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे, यहाँ पे जैसे आप देखोगे, तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क करके एक कंपोनेंट दिखेगा आपको। तो ये वर्चुअल नेटवर्क जैसे ही मैंने अगर आपको ओपन करके दिखाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करके रखा हुआ है मेरे सब्सक्रिप्शन पे। तो मेरे सब्सक्रिप्शन का वर्चुअल नेटवर्क अगर आप देखोगे, तो एड्रेस का स्पेस जो है, इसको साइडर बोलते हैं, आईपी साइडर। मतलब बेसिकली आपको इतने /8 करोगे तो आपको इतने
नंबर इतने कॉम्बिनेशन का, मतलब जो ये /8 जो है इसकी एक कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको उतने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, लोकल आईपी एड्रेस जो है आपको मिल सकते हैं। तो आप उतने लोकल आईपी एड्रेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली उसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सबनेट्स क्रिएट करके रखे हैं। तो सबनेट इज नथिंग बट आपका प्राइमरी वर्चुअल नेटवर्क है, मतलब एक पूरा वर्चुअल नेटवर्क मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर मैंने अलग अलग टाइप के सबनेट्स क्रिएट कर रखे हैं, जिसके अंदर मैंने 250 आईपी एड्रेस किसी एक चीज को देके रखा है, एक 250 आईपी एड्रेस जो है मैंने देके रखा है मैंने किसी और काम के लिए। तो ऐसे करके मल्टीपल मैंने जो है आपके क्या नाम है सबनेट्स मैंने बना के रखे हुए हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे मैंने सबनेट डेलीगेशन डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे सर्वर फार्म सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं किस तरीके का जो है मैं डेलीगेशन करना चाहूँ, मतलब मैं बेसिकली उसका बिहेवियर, मतलब वो किस काम के लिए इस्तेमाल होगा। सर्वर फार्म के लिए इस्तेमाल होगा, सिनैप्स के लिए इस्तेमाल होगा, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होगा, सीक्वल के लिए इस्तेमाल होने वाला है, तो मैं ये बता सक या फिर ये रिवर्स प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं ये सेट कर सकता हूँ कि इसका बिहेवियर क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि इसकी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एनएसजी, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सिस्टम कंपोनेंट है वो इंटरनेट को कम्युनिकेट कर सके, लेकिन वो इंटरनेट में एक्सपोज्ड ना होए। तो उसके लिए मैं एनएसजी में कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। राउट टेबल दे सकता हूँ, मतलब अगर समझो मेरा कोई इंटरनेट एक्सपोज्ड एप्लीकेशन है। अब को उस एप्लीकेशन पे किस-किस आईपी से मुझे जो है ट्रैफिक अलाउ करना है, या किस-किस आईपी या आईपी रेंज से मुझे ट्रैफिक को रोकना है। तो उस केस में जो है मैं राउट टेबल कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। फिर उसके अंदर जो है मैं पॉलिसी डिफाइन कर सकता हूँ। फिर वर्चुअल नेटवर्क में अगर जाऊँगा तो वर्चुअल नेटवर्क लेवल पे मैं उसको डीडोस प्रोटेक्शन डाल सकता हूँ। अभी मैंने डिसेबल कर रखा है, क्योंकि डीडोस प्रोटेक्शन अगर मैं इनेबल कर दूँगा तो फिर ये बहुत महँगा भी पड़ता है। तो उसके लिए मैंने बंद कर रखा है इसको। सिमिलरली फायरवॉल है, तो फायरवॉल भी मैंने बंद करके रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि फायरवॉल ऑल्सो जो है बहुत ही प्राइस, मतलब बहुत ही कॉस्टली सर्विस है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं ये सारे प्रॉपर्टी या फिर ये सारे काम जो है मैं कर सकता हूँ इसके अंदर। तो अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे जो है इसके अंदर ये भी बताएगा आपका क्या नाम है रिकमेंडेशन में अगर मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे ये रिस्क मीटर बताता है कि मतलब कोई कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट का मतलब कंपोनेंट के अंदर मेरे मतलब क्या क्या रिस्क है, क्या सिक्योरिटी अलर्ट, क्या रिस्क है, क्या पैटर्न है जो मुझे आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, या फिर मुझे जो है जिसको गैप को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मुझे गैप को जो है मिनिमाइज़ करना चाहिए। सिक्योरिटी पोस्चर बताता है मेरे को माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आते हैं। मतलब बेसिकली जो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट या फिर आपके कंपोनेंट जो है, जो आपके कंपोनेंट है, आपका वर्चुअल मशीन है, आपका फंक्शन ऐप हो गया, या फिर आपने कोई भी ऐसी सर्विसेज़ आपने अज़ूर के अंदर क्रिएट करके रखी है। अब उस चीज़ को इंटरनेट एक्सपोज़ कर रहे हो, तो आपकी उस पे नेटवर्क लेवल पे आप उसको कितना रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हो, या फिर नेटवर्क लेवल पे उसको आप बाहर एक्सपोज़ कर रहे हो, या फिर आप उसको दे रहे हो कि हाँ, वो इंटरनेट कंज़्यूम करे या इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज़ कंज़्यूम करे। तो वो कंज़म्पशन जो है, कितने लेवल तक वो कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट ये जो है अलग-अलग टाइप के सर्विसेज़ है। अगेन ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब बेसिकली आपको जो है नेटवर्क इज़ अगेन अ कंपोनेंट जो एज़ अज़ूर ने एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड किया है, जिसके ऊपर आप मल्टीपल अंडरलाइन ये नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन रिसोर्सेज़ आप ये दे सकते हो। नेक्स्ट वन दैट इज़ सो अगेन ऐप सर्विसेज हो गई। ऐप सर्विसेज का मतलब है आप पूल ऑफ रिसोर्स, जैसे समझो कैसे बताऊं आपको मैं, हाँ, लेट्स अज्यूम आपके पास एक विंडोज मशीन है। आप में से किसी ने अगर अपाचे सर्वर पे काम किया होगा, अपाचे वेब होस्टिंग पे, तो अपाचे वेब होस्टिंग में क्या होता है कि आपके पास एक एप्लीकेशन होती है जिसके ऊपर आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो ऑन डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स, या फिर वन एप्लीकेशन ऑल टुगेदर ऑन वन एप्लीकेशन जिसके अंदर आप मल्टीपल एक्सटेंशंस आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो ऐप सर्विस इज नथिंग बट इट इज द सेम थिंग।
जस्ट लाइक अपाचे वेब सर्वर और एन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IIS, इसी की तरीके होता है। तो इसके अंदर आप मल्टीपल साइट्स होस्ट कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल कंप्यूट, सर्वरलेस कंप्यूट उसमें होस्ट कर सकते हो। सिमिलरली SQL डेटाबेस हो गया, SQL डेटाबेस जो है आपका रिलेशनल डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस, ऐसी चीजें जो है आप उसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है? तो अब रिसोर्स ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। रिसोर्स ग्रुप इज नथिंग बट, आप सबसे आपने सब्सक्रिप्शन क्रिएट किया। अब आप चाहते हो कि कस्टमर को जो है पहले सबसे पहला एग्जांपल से ही पकड़ लेते हैं। सबसे पहला जो हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने एग्जांपल पूछा था कि चलो ठीक है, कस्टमर को जो है बताते हैं कि भाई उसको IRCTC जैसा वेबसाइट चाहिए। तो IRCTC जैसा वेबसाइट बनाने बनाने के लिए तो बना के तो दे सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए जो है रिसोर्सेज जो एलोकेट करेंगे उसको, हमने तो बोल दिया उसको भाई क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाओ, ये करो, वो करो, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करो, ऐसी सारी चीज़ें बनाओ, वर्चुअल मशीन बनाओ। लेकिन अब सारी चीज़ों का एक लॉजिकल सेग्रीगेशन तो होना चाहिए ना अपने पास। तो उन चीज़ों को करने के लिए जो है हम लोग मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा एक रिसोर्स ग्रुप रहेगा जो मेरे सिर्फ माइक्रो सर्विस को डील करता है, मतलब जहाँ पे मैंने अज़ूर फंक्शन लिख के रखे हैं मल्टीपल। तो वो मेरा एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैं डाल दिया। फिर ऐसा हो सकता है कि मेरी डेटाबेस जो है वो एक रिसोर्स ग्रुप में चली गई। फिर मेरे वर्चुअल मशीन्स एक रिसोर्स ग्रुप में चले गए। सिमिलरली मेरा जो है जो वेब है या फिर मेरा स्टोरेज जो है, स्टोरेज मेरे एक रिसोर्स ग्रुप में चले गए। तो ऐसे करके मैं मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बना सकता हूँ। नेटवर्क मेरा एक रिसोर्स ग्रुप में चला गया। तो ऐसे रिसोर्स ग्रुप मैं मल्टीपल बना सकता हूँ सिस्टम के अंदर, ताकि मैं सेग्रीगेशन कर सकूँ कौन से टाइप का प्लेटफ़ॉर्म मैं कहाँ रखना चाहता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया। तो सब्सक्रिप्शन जैसा मैंने आपको बताया, सब्सक्रिप्शन मल्टीपल टाइप के सब्सक्रिप्शन आप क्रिएट कर सकते हो। अपने अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट आप अपने इंस्टीट्यूट से पूछ सकते हो कि मतलब आपने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एसोसिएशन रखा है कि नहीं रखा है, तो वो आपको बताएँगे कि मतलब अ, उनको क्रेडिट मिला है कि नहीं मिला, तो वो आपको अकाउंट दे सकते हैं अपनी तरफ से। वो दे सकते हैं, देंगे कि नहीं देंगे दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग। मैनेजमेंट ग्रुप में इज़ नथिंग बट इट इज़ जैसे अ, समझो एक बिलिंग कंपनी है, लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन है। अब डेफ़िनेटली आप तो चाहोगे नहीं ना कि एक बिलिंग जो है वो आपके किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो आप क्या करते हो, आप एक पूरा एक मैनेजमेंट ग्रुप, एक कंपोनेंट होता है सिस्टम में अज़ूर में, तो वो मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट करते हो। मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर पे आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आप उसको असाइन करके रखते हो। जैसे समझो एक नॉन प्रोड मैनेजमेंट ग्रुप हो गया, जो कि नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पूरा मैनेज करता है। एक एक ग्रुप ऐसा हो गया जो प्रोडक्शन का मैनेजमेंट ग्रुप हो गया, जो प्रोडक्शन के सारे मैनेज सब्सक्रिप्शन जो है उनको मैनेज करके रखता है। तो ये सब्सक्रिप्शन को उसके अंदर के एसोसिएटेड रिसोर्सेज़ हैं, उनको सबको हैंडल करता है। अब इसका इसका काम ये है कि भई पूरा बिलिंग से लेकर रिसोर्सेज़ का प्लानिंग करना, रिसोर्सेज़ की बजटिंग कितनी है, कितना फ़ोरकास्ट हो रहा है, नॉन प्रोड प्रोडक्शन में फ़ोरकास्टिंग बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आइडेंटिफ़ाई करना। अब आते हैं कंप्यूट एंड नेटवर्किंग के ऊपर। तो कंप्यूट एंड नेटवर्किंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के कंप्यूट सर्विसेज़ मिलते हैं आपको। अज़ूर कुबरनेटिस, अब मैंने बहुत सारे टाइम तो मैंने कुबरनेटिस तो मैंने बोल दिया, लेकिन कुबरनेटिस आई थिंक अगर आपको समझ में आए तो जैसे एक तरीके का क्या बोल सकते हो उसको, एक एक तरीके का एक नॉन इंटरैक्टिव मशीन हो गया। मतलब आपने उसके अंदर जैसे अगर समझ लो एक पर्टिकुलर पीसी पे या लैपटॉप पे अगर आपने उसके अंदर सिर्फ़ युबंटू की इमेज वहाँ पे चढ़ा दी आपने, और उसको जो है आप उसके लिनक्स बैश से या बेस्टियन से या लिनक्स बैश इस्तेमाल करके, या फिर जो है लिनक्स का जो आपका उसका प्रॉम्प्ट रहता है, उसको इस्तेमाल करके अगर आप उसको कंट्रोल करते हो या चलाते हो या सर्विस चलाते हो, तो वो एक तरीके का एक कुबरनेटिस सर्विस बन जाता है। मतलब दैट इज़ अ नॉन इंटरैक्टिव सर्विस ये पी कंप्यूटर दैट एक्चुअली अलाउज़ यू टू होस्ट सर्विसेज़ ओवर देयर। मतलब वहाँ पे आप मल्टीपल साइट से न्यूगेट पैकेजेस या इमेजेस डाउनलोड करके वैसे एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हो। तो ऐसे एप्लीकेशंस हम जनरली इसके लिए रखते हैं ताकि हमको यूज़र इंटरफेस ना रहना पड़े वहाँ पे। हमारा कंप्यूट रिसोर्स जितना हो सके, मैक्सिमम हो सके वो सर्विसेज़ को एलोकेट होए, ना कि किसी यूज़र इंटरफेस, ना कि किसी और चीज़ के ऊपर।
देन कंटेनर इंस्टेंस हो गया। कंटेनर इंस्टेंस में जो है आपके अगेन कुबरनेटिस इज़ अगेन वन ऑफ द कंटेनर इंस्टेंसेस, या फिर सर्विस बस हो गया, अज़ूर सर्विस बस हो गया, काफ़का हो गया, तो ये सारे कंटेनर इंस्टेंसेस होती हैं। फिर ऐप सर्विस, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा एक सर्वर फार्म या फिर एक ग्रुप ऑफ कंप्यूट रिसोर्स होता है, जहाँ पे आप मल्टीपल सर्वरलेस कंप्यूट रखते हो। मतलब आपने एक एपीआई एंड पॉइंट, मतलब एक एप्लीकेशन एंड पॉइंट आपने एक्सपोज़ कर रखी है, जो कि आपका एक जो कि आपके कुछ किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूट के काम आता है। जैसे आपने एक एपीआई एंड पॉइंट छोड़ के रखी है पेमेंट सर्विसेज़ के लिए। तो पेमेंट सर्विसेज़ की जितनी भी एप्लीकेशन या सर्विसेज़ है, वो आपकी एक अज़ूर फंक्शन पे डिप्लॉयड है। तो वो अज़ूर फंक्शन को आप एक ऐप सर्विस के ऊपर आप डिप्लॉय करके रखोगे। तो ये ऐप सर्विस इज़ नथिंग बट इट इज़ द अंडरलाइन प्लेटफ़ॉर्म दैट अलाउज़ यू टू होस्ट दीज़ काइंड ऑफ सर्वरलेस कंप्यूट। और वर्चुअल मशीन तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, मतलब बेसिकली एक वर्चुअल मशीन ही है, जहाँ पे आपको सीपीयू, रैम, स्टोरेज मिलता है अवेलेबल, और उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बैठता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रिमोट लॉगिन करके आप उसको कंट्रोल करते हो, उसके अंदर मैनेज करते हो क्या आपको इंस्टॉल करना है, नहीं करना है, ठीक है? और सिमिलरली एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, जैसे किसी जैसे किसी कोई एक पीसी है, रिमोट पीसी, आपको कंपनी के डेवलपर्स आपको हायर करने हैं, लेकिन आपको डेवलपर को जो है वर्चुअल डेस्क मतलब डेवलपर को लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करना, लेकिन आपको चाहिए कि वो काम करते रहे, तो काम कैसे करेंगे? तो उनके पास जो घर पे जो लैपटॉप या कुछ भी अवेलेबल रहेगा, वो उस लैपटॉप से आपके वर्चुअल डेस्कटॉप्स जो आपके नेटवर्क में है, उनको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके अपना सारा का सारा काम खत्म करेंगे। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया ये अज़ूर वर्चुअल मशीन्स के बारे में। तो अज़ूर वर्चुअल मशीन में भी आपके मल्टीपल टाइप के अ, वीएम्स होते हैं, जैसे वीएम स्केल सेट होते हैं, फिर उसके बाद होता है वीएम अवेलेबिलिटी सेट होता है। अवेलेबिलिटी सेट में जैसे मैंने आपको बताया था ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, तो 3 ज़ोन्स अवेलेबल होती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। मतलब आपने पुणे में बनाया तो फिर पुणे के साथ-साथ आप मुंबई और चेन्नई को सेलेक्ट कर सकते हो एज़ अ अवेलेबिलिटी ज़ोन। तो अवेलेबिलिटी सेट बनता है उससे वीएम का, मतलब 3 रेप्लिका बनते हैं आपके एक वीएम के, ताकि आपका जो एप्लीकेशन रेप्लिकेटेड रहे, ठीक है? वर्चुअल मशीन की एक्सरसाइज के ऊपर हम आएँगे कभी, एक बार इसको देख लेते हैं सर्विसेज़ को। कंटेनर सर्विसेज़, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका अज़ूर सर्विस बस, एक बार मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ साथ में, जस्ट शो यू क्विकली। हुँ, हुँ। तो आप ऐसे सर्विस बस देख रहे हो यहाँ पे, तो सर्विस बस इज़ नथिंग बट इट इज़ योर हुँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्विस बस अवेलेबल है प्रीमियम। अच्छा, ये रहा। ओह! तो आपने जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सर्विस बस में जो है आपके पास ये क्या नाम है, आपके पास बेसिकली सर्विस बस इज़ नथिंग बट इट्स अ मैसेजिंग क्यू। तो मैसेजिंग क्यू के अंदर जो है यहाँ पे प्राइसिंग टियर अवेलेबल है। मैंने बेसिक प्राइसिंग टियर अभी इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि पर 1 मिलियन ट्रांज़ैक्शन पे 0.05 यूएसडी लेता है। स्टैंडर्ड भी अवेलेबल है, जहाँ पे 10 यूएसडी लेता है 12.5 मिलियन ऑपरेशंस पे। तो ऐसे मैंने सर्विस बस लिया हुआ है। तो मैंने ये सर्विस बस जैसे आपके लिए अभी यहाँ पे सामने से क्रिएट कर दिया। रिव्यू एंड क्रिएट पे गया। तो पहले ये रिव्यू करेगा कि अच्छा ठीक है, ये सर्विस बस बनाने लायक है कि नहीं है। हुँ, और ये मैं जाके यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो
कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में जैसे आप चेक कर रहे हो या फिर अज़ूर में जैसे चेक कर रहे हो आप लोग कि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने इंटरफ़ेस यूज़र इंटरफ़ेस में जाके मैंने धड़ाधड़ मैंने बना दिया, इधर से ही बना दिया मैंने सब कुछ। कि देखो डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, डिप्लॉयमेंट भी चालू हो गया, सब कुछ चालू हो गया। अब यही चीज़ समझो कि ये एक सर्विस बस है या फिर ये काफ़्का सर्विसेज़ है। अगर यही आप उसको कस्टमर को बोल देते, जिसपे आपने सबसे पहली बार बोला कि चलो मेरे लिए आईआरसीटीसी जैसी वेबसाइट बनाओ। अगर उसको आप ऐसा बोलते तो क्या होता? तो ऐसे केसेज़ में क्या होता आपको कि फिर उसके लिए आपको ये पूरा सर्वर बिल्ड पहले तो प्रोक्योर करवाना पड़ता था। सर्वर उससे प्रोक्योर करवाना पड़ता था, सर्वर में प्रोक्योरमेंट करवाने के बाद आपको उसको बोलना पड़ता था कि चलो ये उसमें पहले जो है आप लिनक्स की इमेज बिठाते। लिनक्स की इमेज बिठाने के बाद आप जो है ढूँढते कि काफ़्का या फिर सर्विस बस का जो है कौन-सा जो है पब्लिक इमेज या फिर न्यूगेट में या फिर गिट में कौन-सा पब्लिक स्टेबल इमेज या फिर एंटरप्राइज़ इमेज अवेलेबल है, वो इंस्टॉल करवाना पड़ता। आप सोच रहे हो आपको एक प्राइवेट क्लाउड अगर आपको आपने कस्टमर को बोला होता तो आपको सेटअप करने में ही आपको जो है हालत खराब हो जाती, जो कि आपने अभी इमीडिएटली आपने सामने के सामने कस्टमर के मतलब आपने एकदम सामने के सामने या मैंने अपने सामने ही बिल्कुल जो है आपके लिए एक सर्विस बस सामने से बना के दे दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्यू अवेलेबल है, मैं यहाँ पे मल्टीपल क्यू बना सकता हूँ इसके अंदर। एक रेस्क्यू रेस्क्यू बना देता हूँ मैं, मैक्स क्यू साइज़ एक क्यू के अंदर एक मैसेज में एक क्यू के अंदर एक मैसेज में मैं 1 जीबी का मैक्सिमम स्टोरेज दे रहा हूँ मैं अवेलेबल, ठीक है? एनेबल डेड लेटरिंग ऑन मैसेज एक्सपायरेशन और एनेबल पार्टिशनिंग। अब ये अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं ऑल टुगेदर अगर पार्टिशनिंग बनाता हूँ तो उसमें फिर बेसिकली मैं अलाउ करता हूँ कि एक ही पर्टिकुलर क्यू के अंदर मैं मल्टीपल पार्टीशंस देता हूँ, तो मल्टीपल पार्टीशन मतलब अलग-अलग स्लॉट प्रोवाइड करता हूँ एक ही क्यू के अंदर। तो ये सारी अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स होती हैं क्यू में, तो इसके बारे में भी आपका जानना मतलब अगर आप इसके अंदर ये पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के अंदर अगर आप जाना चाहोगे कभी तो फिर आप जो है इसके बारे में आप और ज़्यादा सीख सकते हो कि हाँ, ठीक है क्यू क्यू के अंदर पार्टिशनिंग क्या होती है, काफ़्का के अंदर पार्टिशनिंग क्या होती है और क्या चीज़ें होती है, क्यों इस्तेमाल होता है, उसमें डेड लेटर क्यू क्या होता है, मैसेजिंग क्या होता है, इंग्रेस क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? अगेन अज़ूर फ़ंक्शन जैसे डेफ़िनेशन ही बोल रहा है कि ये जो है एक सर्वरलेस कंप्यूट है। मतलब इसके अंदर बेसिकली आपने एक सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है कि आपका जो है अ, ए टास्क, बी टास्क, सी टास्क, डी टास्क ये चारों टास्क होना चाहिए और ये चारों टास्क का एक टास्क बनना चाहिए, सेट बनना चाहिए। तो ये होता है आपका अज़ूर फ़ंक्शन, ठीक है? तो इसमें जो है आपके मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ एग्ज़ीक्यूशन जो होते हैं उससे आपका एक फ़ंक्शन बनता है। ठीक है? तो ये जो है आपका कंपैरिज़न है वर्चुअल मशीन, वर्चुअल डेस्कटॉप एंड कंटेनर्स के बीच में। सिमिलरली आपका ऐप सर्विसेज़ जैसा मैंने आपको बताया कि ऐप सर्विसेज़ जो है वो आपका मल्टीपल मल्टीपल जो है सर्वरलेस कंप्यूट जो है उसको प्रोवाइड करता है। उसका उसका एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे आईएएस और अपाचे होते हैं। सिमिलरली जैसे आपको मैंने बताया अज़ूर वर्चुअल नेटवर्क के बारे में। वर्चुअल नेटवर्क में जो है आपका पब्लिक एंड पॉइंट या पब्लिक आईपी, प्राइवेट एंड पॉइंट, प्राइवेट आईपी, वर्चुअल सबनेट, नेटवर्क पियरिंग मतलब आपके 2 अलग-अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए अलग-अलग ये नेटवर्क कंपोनेंट्स होती हैं, तो उन सब चीज़ों के बा वो सारी चीज़ें इसमें बिलॉन्ग करती है। फिर ओके, उसके बाद आते हैं हाँ, तो ओके, अब आते हैं वीपीएन गेटवे। वीपीएन गेटवे अगेन एक लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है एक वीपीएन जो है आपका नेचुरली जो हमने आज तक वीपीएन के बारे बारे में पढ़ा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हम सोचते हैं कि वीपीएन का मतलब होता है कि हमें अलाउ करता है कि एक दूसरे लोकेशन, दूसरे कंट्री से जो है हम लोग अपनी सर्विस को या फिर उसके उस कंट्री की सर्विस को हम इस्तेमाल कर सकें। जबकि वीपीएन का वो मतलब नहीं होता। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब होता है लेट्स अज़्यूम आपकी इंडिया में एक कंपनी है, ठीक है? आपकी कंपनी लेट्स से दिल्ली बेस्ड है। आपका पूरा का पूरा नेटवर्क सेटअप आपका दिल्ली में है। दिल्ली मतलब दिल्ली सिटी में है। अब आपको आपको चाहिए कि आपका बंदा जो
बेंगलुरु में बैठा हुआ है, वो दिल्ली के ही नेटवर्क में कनेक्टेड रहे। आप नहीं चाहते हो कि वो बंदा जो है वो बेंगलुरु में अलग से नेटवर्क बनाए। तो आप क्या करोगे इस केस में? तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, आप एक वीपीएन गेटवे क्रिएट करते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गेटवे क्रिएट करते हो। उससे क्या होता है, जब वो बेंगलुरु का बंदा कनेक्ट करेगा आपके दिल्ली के नेटवर्क में, तो ये इस तरीके से दिखेगा कि वो बंदा जो है वो आपके दिल्ली के ही ऑफिस या दिल्ली के ही नेटवर्क में कनेक्टेड है। इवन दो वो पर्सन जो है वो बेंगलुरु से बिलॉन्ग, समझ रहे हो? तो इस केस में जो है तो ये होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन गेटवे। मतलब अगर आपने लेट्स अज्यूम आपने वीपीएन प्रोवाइडर अगर आपने इस्तेमाल किया, आप फ्री वीपीएन प्रोवाइडर सैमसंग का आता है या फिर नॉर्ड का आता है या जो भी वीपीएन प्रोवाइडर होते हैं, उसके जो वीपीएन प्रोवाइडर में आप जब आप वहाँ पे सेटअप करते हो या फिर आप जब वहाँ पे इंस्टॉल करते हो या उनका वीपीएन गेटवे आप इस्तेमाल करते हो, तो बेसिकली आप कुछ नहीं करते हो, आप जो है उनके नेटवर्क के अंदर आ जाते हो। अब आप उनके नेटवर्क के अंदर आ गए तो वो उनके नेटवर्क वाले आपके सिस्टम के साथ क्या करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं वहाँ पे। मॉनिटर कर सकते हैं, आपका ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। ओके, तो वीपीएन गेटवे का एक्चुअल यूसेज जो है ये वो इस तरीके इसलिए होता है, जैसा बताया मैंने। ओके, अगेन अनदर नेटवर्क सर्विसेज होती है जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस राउट। अब होता ऐसा है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स तो और भी बड़े कॉम्प्लेक्स कस्टमर होते हैं जो कि मल्टी क्लाउड इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई एक कस्टमर है, बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, जो क्या करता है, उसने आधे सर्विसेज जो है अज़ूर में रखे हुए हैं, आधे सर्विसेज गूगल गूगल क्लाउड में रखे हुए हैं, ठीक है? अब उन दोनों के बीच में उसको कनेक्टिविटी चाहिए, बहुत तगड़ी वाली, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए दोनों क्लाउड के बीच में, तब कैसे करेगा वो चीज़? तो इस केस में जो है वो एक्सप्रेस राउट का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे उसके एक डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्टिविटी रखता है बिटवीन अज़ूर एंड गूगल क्लाउड वाया एक्सप्रेस राउट। तो एक्सप्रेस राउट क्या करता है, आपकी पूरी की पूरी ट्रैफिक जो है बिटवीन गूगल के अज़ूर उसको जो है प्राइवेटाइज़ कर देता है। मतलब ऐसा दिखाता है कि मतलब गूगल और अज़ूर क्लाउड जो है दोनों के दोनों एक ही नेटवर्क में अवेलेबल है। तो दोनों के कंपोनेंट्स जो है वो एक ही नेटवर्क में अवेलेबल है। उनके बीच में डेडिकेटेड पब्लिक आईपी के थ्रू जो है डेडिकेटेड कनेक्टिविटी अवेलेबल रहती है दोनों दोनों नेटवर्क्स के बीच में, 2 वर्चुअल नेटवर्क्स के बीच में, गूगल और आपके अज़ूर के बीच में। कुछ-कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं मैंने देखे हैं, बड़े-बड़े बैंक्स हो गए इंडिया में जो कि गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर तीनों की सर्विसेज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने तीनों को एक्सप्रेस राउट से कनेक्ट करके रखा है, ताकि तीनों जो है ऐसे दिखे कि वो तीनों अलग-अलग क्लाउड प्रोवाइडर में ना रह के वो तीनों ऐसे दिखे कि वो तीनों एक ही नेटवर्क में अवेलेबल है। देन कम्स योर अज़ूर डोमेन नेमिंग सर्विसेज़। अब डोमेन नेमिंग सर्विसेज़ जो है, अगर आपने अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि क्लाउडफ्लेयर का एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था, राइट? तो उसमें आपने बहुत ही बारीकी से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें सुना होगा डीएनएस के बारे में। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस इज़ नथिंग बट इट इज़ योर एड्रेस बुक। आपने गूगल.com पे सिलेक्ट किया, आपने गूगल.com आपने एंटर किया या फिर यूट्यूब.com एंटर किया, तो ये यूट्यूब.com का ना एड्रेस मेंशन रहता है कि अच्छा ठीक है, गूगल यूट्यूब.com मतलब ये इस सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो ये एड्रेस बुक कहाँ पे है? तो ये एड्रेस बुक होते हैं मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स में। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स होती है जहाँ पे ये एड्रेस बुक रखती है। मतलब आपका वेबसाइट भी जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो ना किसी इंटरनेट पे, तो वो वेबसाइट इंटरनेट पे होस्ट नहीं होती है। वो बेसिकली सिर्फ़ वेबसाइट की जो डीएनएस एंट्री होती है ना, वो वेबसाइट की डीएनएस एंट्री वर्ल्ड के अलग-अलग डीएनएस सर्वर्स या अलग-अलग डीएनएस लोकेशंस जो है वहाँ पे सिर्फ़ उसकी एंट्री जाती है, कि अच्छा हाँ, ठीक है, वो एक मल्टीपल क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस है, वहाँ इसकी एंट्री चली गई। अज़ूर में डीएनएस है, वहाँ पे इसकी एक एंट्री लग गई। सिमिलरली आपका एडब्ल्यूएस है, तो एडब्ल्यूएस के डीएनएस में उसकी एंट्री लग गई। तो इस तरीके से जो है आपके वेबसाइट का एक एलियास रिकॉर्ड बन जाता है, ताकि यूएस से भी एक्सेस करने वाला आदमी या इंडिया से एक्सेस करने वाला आदमी, उस सबको पता रहे कि आपका सर्वर कहाँ पे बिलॉन्ग करता है। ठीक है? सिमिलरली आते हैं स्टोरेज के ऊपर। तो स्टोरेज में अगर आप देखोगे तो स्टोरेज इज़ नथिंग बट इट इज़ योर मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोरेज जो आपके अवेलेबल होते हैं। जैसे आपका स्टोरेज अकाउंट हो गया, आपको मैं प्राइम एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, लेट्स
स्टोरेज पे आया मैं, स्टोरेज स्टोरेज अकाउंट या अगर आप यहाँ पे जैसे देखोगे तो मैंने एक स्टोरेज अकाउंट जो है क्रिएट करके रखा हुआ है। स्टोरेज अकाउंट कंटेनर्स, तो स्टोरेज अकाउंट इज नथिंग बट अगर आप देख रहे हो, अच्छा ये मेरा, ओके, स्टोरेज अकाउंट देखोगे, स्टोरेज अकाउंट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ सिंपल स्टोरेज प्रोवाइडर। जैसे आपका गूगल गूगल ड्राइव होता है, वन ड्राइव होता है, उसकी इंटरफेस तो अलग होती है। जैसे मेरा भी अगर वन ड्राइव अगर आप देखोगे, वन ड्राइव अगर मेरा, मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे मैंने साइन इन कर दिया यहाँ पे, तो इसका एक इंटरफेस अलग ही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, इसका एक इंटरफेस बिल्कुल अलग है आपके पास। यहाँ पे फाइल्स में मेरे पास मेरे मल्टीपल फाइल्स है, यहाँ पे ये दिख रहा है। लेकिन जो एक्चुअल इंटरफेस जो होता है आपका स्टोरेज अकाउंट का, तो स्टोरेज अकाउंट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे मल्टीपल कंटेनर्स मिलते हैं। अब ये कंटेनर्स जो है, ये इस तरीके से बनाए हुए हैं कि इस कंटेनर में आप टेबल भी रख सकते हो, या फिर इन कंटेनर में आप टेबल भी मेंशन कर सकते हो, या फिर इस कंटेनर में जो है आप यहाँ पे एक फाइल भी वहाँ पे रख सकते हो उसके अंदर। यहाँ पे मुझे परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा नहीं। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं बाद में एक बार आपको दिखा दूंगा इस चीज को। ओके, स्टोरेज अकाउंट हो गया। तो सिमिलरली आपके स्टोरेज में भी जो है मल्टीपल टाइप के रिडंडेंसीज आती है, लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, जी जोन रिडंडेंट स्टोरेज, और जियो रिडंडेंट स्टोरेज स्टोरेज या फिर जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। ओके, अब कुछ ऐसे टाइप के होते हैं कि लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, मतलब आपका एक सिंगल डेटा सेंटर है, आपने स्टोरेज अकाउंट तो क्रिएट कर दिया, स्टोरेज भी क्रिएट कर दिया, लेकिन अब वो स्टोरेज जो है आपका, उस पर्टिकुलर स्टोरेज को आपको एक रिडंडेंसी तो बनानी पड़ेगी, मतलब उसका एक कैप कॉपी तो रखना पड़ेगा ना आपको, कि मतलब कहाँ पे रखना चाहते हो। तो उसके लिए आप जो है लोकल रिडंडेंट स्टोरेज एलआरएस सेलेक्ट करते हो वहाँ पे। ये सबसे सस्ता होता है क्योंकि वो उसी डेटा सेंटर में है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोन रिडंडेंट स्टोरेज रख रहे हो, जेडआरएस रख रहे हो, मतलब जोन के लिए तो आपको जो है जो तीन अवेलेबल जोन्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, वीएम के केस में तीन अवेलेबल जोन्स मिलते हैं। तीन तीन में से तीनों के तीनों जोन्स में जो है, जहाँ पे डेटा सेंटर अवेलेबल है, वहाँ पे आपका जो है रेप्लिका बन जाएगा उस चीज का। जियो रिडंडेंसी मतलब आप जो है प्राइमरी और सेकेंडरी रीजन, मतलब आपका एक जो पर्टिकुलर डेटा, जो अज्योर डेटा सेंटर का जो पेयर है, तो उस पेयर के हिसाब से आपका जो है पर्टिकुलर पेयर डेटा सेंटर में आपके फाइल की एक, आपका फाइल या जो आपका एप्लीकेशन है उस सर्वर का आपका एक रेप्लिका बन जाता है। और जियो जोन रिडंडेंट डेटा सेंटर मतलब जियो रेप्लिका तो बनता ही बनता है, साथ साथ में जोन में भी आपका एक रेप्लिका बन जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके मल्टीपल रिडंडेंसी क्रिएट कर सकते हो आप स्टोरेज। तो जैसे आपको बताया यहाँ पे, अज्योर ब्लॉब, अज्योर डिस्क, क्यू, फाइल, टेबल्स, तो ऐसे तरीके के आपके सर्व मल्टीपल स्टोरेज सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये तो आपके पब्लिक एंड पॉइंट्स हो गए, जो आपके ब्लॉब्स हैं उनके। और ये आपके जो है मल्टीपल टाइप के टीयर्स होते हैं आपके अज्योर के स्टोरेज पे। हॉट टीयर होता है जो आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो आपका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, उसको हॉट टीयर में गिना जाता है। कूल टीयर में मतलब आप 30 दिन में एक बार इस्तेमाल करें आपने, ऐसा है। जैसे आपका डीवीआर हो गया, डीवीआर जो है वहाँ पे आपने डेटाबेस में डेटा फेंकते जा रहे हो, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, रीड नहीं करने वाले हो, तो उसको कोल्ड टीयर में डाल दोगे। कोल्ड टीयर मतलब आपने जो है डेटा, प्रिपेयर डेटा था आपका, आपने डेटा डाल दिया, डंप डाल दिया, डाल के जो है आप छोड़ देते हो उसको, 90 दिन में एक बार आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, या फिर 90 दिन के लिए वो स्टोर रहता है। आर्काइव मतलब जो है, आर्काइव ऐसा डेटा है जो मतलब आपने छोड़ दिया, मतलब आप उस डेटाबेस को आपने सेव करके रखा है, आपने छोड़ के रखा है, छोड़ दिया, कभी आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, बट उसको रखा है। अब ऐसा होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, इनमें ना कुछ कुछ ऐसे आरबीआई के गाइडलाइंस है, जहाँ पे कि आपको डेटाबेस जो है या फिर जो आपका स्टोरेज है ना, उसको आपको 7 साल तक रखना पड़ता है आपके पास, मतलब उनके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में जो है आपके आर्काइव टाइप ऑफ स्टोरेज इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे।
क्योंकि अब उन डेटा का इस्तेमाल तो कस्टमर, मतलब कस्टमर का एक बार काम हो गया तो उसके बाद 7 साल कौन इस्तेमाल करता है? तो उसके लिए डेटा जो है कॉस्ट बचाने के लिए कंपनीज़ जो है वो आर्काइवल टाइप ऑफ स्टोरेज में डेटा को रखती है, ठीक है? अगेन ये क्रिएशन ऑफ ब्लॉब है, फिर अज़्योर माइग्रेट है। या सो अज़्योर माइग्रेट जो है ये एक तरीके का सर्विस प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि आपके मल्टीपल इंटीग्रेटेड, जो कि मल्टीपल आपके जो सर्विसेज या एप्लीकेशंस है, आपके पास एक आपका खुद का क्लाउड है, या फिर लेट्स से आपके पास एक दूसरा ही सर्वर प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा था, लेकिन अब वो बहुत महंगा पड़ रहा है आपको। तो उस केस में जो है आप अज़्योर माइग्रेट का इस्तेमाल करते हो एज अ सर्विस। देन अज़्योर डेटा बॉक्स है। अज़्योर डेटा बॉक्स इज नथिंग बट, आपने कभी यूट्यूब में देखा होगा कि एडब्ल्यूएस ने बीच में ना एक अज़्योर ट्रक का इंट्रोडक्शन किया था उन्होंने, ठीक है? तो अ, उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करता है एडब्ल्यूएस वाले, एडब्ल्यूएस ट्रक, तो एडब्ल्यूएस ट्रक क्या करता है बेसिकली, वो लोग जो है मल्टीपल कंटेनर या फिर ऐसे ना ऐसे मिनिएचर कंटेनर्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे कि आप अपने डेटा को एक जगह से प्लग करके लेके जा सकते हैं, दूसरी जगह पे माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी ये सब काम करना होता है, या फिर रिमोट लोकेशन में आपको डेटा को माइग्रेट करना है, या फिर एकदम रिमोट लोकेशन से आपको माइग्रेट करना है माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर में, तो आप उस केस में जो है अज़्योर डेटा बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो सर्विस देता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? फाइल मैनेजमेंट में अगेन ये एक ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जहाँ पे ईज़ी कॉपी, अज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर या फिर फाइल सिंक जो है, इसके थ्रू आपको जो है फाइल को आपको एक्सेस सिंक करने को प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट अपने तरफ से। तब अपने फाइल जो है आप अज़्योर पे, अज़्योर स्टोरेज कंपोनेंट में जो है आप उसको डाल सको। अब आते हैं आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे। आइडेंटिटी इज़ नथिंग बट, ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट की आइडेंटिटी प्रोवाइडर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करके देता है। आपने आपने सब कुछ तो प्लेटफ़ॉर्म तो बना दिया, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म को सिक्योर कैसे करोगे आप? तो सिक्योर करने के लिए जो यूज़र का क्रेडेंशियल, जो बाकी सारी सर्विसेज़ जो प्रोवाइड की जाती है उसको, उसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट की आइडेंटिटी सर्विसेज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन, एम्प्लॉयी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन बेस्ड लॉगिन प्रोवाइड करता है, बिज़नेस टू बिज़नेस का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, और डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं जिनके उनके एम्प्लॉइज़ को मल्टीपल डिवाइसेज़ दी जाती है। अब वो डिवाइस का मैनेजमेंट कैसे करना है, डिवाइस में रिमोट डेटा वाइप करना है, मोबाइल हो गए, लैपटॉप्स हो गए, उनका डिवाइस को कैसे मैनेज करना है, तो वो जो है डिवाइस मैनेजमेंट के लिए भी जो है पर्पज़ के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सिंक यूज़र जो है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी जो है, यहाँ पे बेसिकली आपके ऑन प्रेमाइज़ एक्टिव डायरेक्टरी या फिर आपके ऑन प्रेमाइज़ जो यूज़र की डायरेक्टरी है, वहाँ से आप एंट्रा आईडी से सिंक करवा सकते हो डेटा को बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा सिंक कनेक्ट सिंक, और उसका इस्तेमाल करके जो है आप उसको अपने लोकल नेटवर्क, जो आपका अज़्योर का सब्सक्रिप्शन या उसके अंदर के जो वर्चुअल नेटवर्क है, जिसके ऊपर आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के रखे हैं, उसको आप उसको दे सकते हो एक्सेस करने के लिए, या फिर उसको जो है आप रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए दे सकते हो। ओके। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के ऊपर। ऑथेंटिकेशन होता है मतलब आपने किसी पर्सन को, कोई जेन्युइन पर्सन है जो कि आप उसको एक्सेस देना चाहते हो। कोई पर्सन है, जैसे मैंने लेट्स से जस्सा के घर पे एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भई जस्सा के घर पे एंटर करना, तो मैंने जस्सा का रूम नॉक किया, तो जस्सा पहले चेक करेगा कि मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, मैं तिमिर ऐसा जेन्युइन पर्सन हूँ, तभी जस्सा मेरे को अलाउ करेगा घर पे आने को। ठीक है? वो हो गया ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है कि जस्सा के घर पे 3 कमरे हैं। तीनों कमरे में से 2 कमरे में मेरा जाना वर्जित है, क्योंकि उस दोनों कमरे में कोई और लोग भी बैठे हुए हैं। तो अब ऑथराइजेशन मतलब जो है, मुझे जैसा घर में एंट्री तो मिल गई, लेकिन एंट्री करने के बाद मुझे प्रोविज़न नहीं है बाकी के 2 घर में एंटर करने के, मुझे पास एक ही घर का एक्सेस है। तो दैट बिकम्स योर ऑथराइजेशन, मतलब मुझे जस्सा के घर के अंदर एंटर करने के बाद भी मेरे पास एक ही रूम का एक्सेस है, दैट बिकम्स माय ऑथराइजेशन। तो मैं हर जगह पे उसको एक्सेस नहीं देता, मैं उसको लिमिटेड रिसोर्सेज़ पे ही जो है मैं उसको एक्सेस देता हूँ।
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रीटी मच सिंपल। जैसे आप मोबाइल ऐप्स में आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर होगा या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर अवेलेबल होगा, जिसमें आप एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करते हो, या ओटीपी बेस्ड या फिर जो है पिन बेस्ड, ऐसे आप ऑथेंटिकेटर एक्स्ट्रा ऐड कर ऑथेंटिकेशन आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो। तो वहां पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे आप एक स्टेप अपने लॉगिन में और एक्स्ट्रा ऐड करते हो टू ऑथेंटिकेट यू एज ए यूजर टू दैट एप्लीकेशन। तो उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। B2B, अगेन दिस इज बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वेंडर, आपकी कंपनी अपनी खुद की कंपनी ओपन की है, तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वेंडर सप्लायर सबके सब जो है आपके एप्लीकेशन या आपके नेटवर्क में कोलैबोरेट कर सके। तो आपको तो उनको एक्सेस तो देना ही पड़ेगा, तो उनको एक्सेस कैसे दोगे? तो उनको एक्सेस देने के लिए आपको जो है उनको एज ए यूजर आपके माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी में जो है एज एक्सटर्नल यूजर आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, so that they can sign up, they can enter, they can access your limited resources you have provided access. Again, this becomes same for B2C also. B2C का केसेस मतलब आपके कस्टमर्स है। अभी पिछले वाले केस में तो हमने पार्टनर्स वेंडर सप्लायर्स देखे, अभी इस केस में जो है कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स ऑफ द एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन बना तो दिया, लेकिन अब एप्लीकेशन में यूजर्स को एक्सेस तो देना पड़ेगा। अब तो ऐसा नहीं कि आपने पूरे दुनिया भर के यूजर के लिए फ्री में दे दिया, आपने किसी कस्टमर से पैसे मांगे हैं, चार्ज किए हैं, आपने उसको बोला ठीक है भैया दो, मुझे पैसे दो, मैं आपको मंथली ये सर्विस दे रहा हूँ। तो उन कस्टमर्स को देने के लिए जो है आप उसको B2C कनेक्ट करवाने के लिए अज्योर एडी B2C टेनेंट में जो है आप एक्सटर्नल आइडेंटिटी या एक्सटर्नल यूजर्स क्रिएट करते हो सिस्टम में, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, सो दैट या फिर एंट्रा आईडी में, सो दैट वो लोग जो है आपकी उस एप्लीकेशन या उस सर्विसेज जिसको आपने उनके लिए एक्सपोज करके रखा है उनको आप एक्सेस करवा सको या उनको दे सको। कंडीशनल एक्सेस, अगेन दिस इज लाइक आई सेड अबाउट ऑथराइजेशन। तो बिना कारण के मुझे किसी एक यहाँ पे हमेशा से एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं मिनिमम एक्सेस और नीड टू नो बेसिस। ठीक है, तो मतलब समझो अगर कोई एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मुझे एक्सेस देना है या किसी यूजर को मुझे एक्सेस देना है, तो मैं उसे हमेशा सबसे मिनिमम एक्सेस प्रोवाइड करूंगा, कि मतलब उसको सिर्फ उतने ही चीज का एक्सेस होना चाहिए जितने का वो हकदार है। उसके ऊपर का कभी उसको एक्सेस नहीं देना है। सुपर एडमिन या सुपर यूजर नाम की कोई चीज नहीं सिस्टम में। ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझो फॉर एग्जांपल तेरे बहुत ही बड़े लेवल के एक्सेस मैनेजमेंट होते हैं, या फिर कुछ एक ऐसे मैनेजमेंट यूजर्स होते हैं या एप्लीकेशन होता है जिसको जो है आपको स्पेसिफिक मल्टीपल टाइप के रोल्स प्रोवाइड की जाती हैं। अज्योर में जो है मल्टीपल टाइप के रोल्स होते हैं। कोई डेलीगेशन रोल होता है, कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ऐसे-ऐसे अलग-अलग टाइप के रोल्स माइक्रोसॉफ्ट ने अज़्योर में बना के रखे हुए हैं। तो आप जो है किसी यूज़र को या किसी एप्लीकेशन को जो है उस तरीके का आप जो है रोल आप उसको असाइन कर सकते हो। जैसे आपने उसको रोल असाइन किया, तो जनरली क्या होता है कि उस टाइप के जितने रिसोर्सेज़ होते हैं जो आपने क्रिएट किए हैं आपके अज़्योर सब्सक्रिप्शन में, उनके ऊपर जो है उसको एक्सेस मिल जाता है। तो ये होता है आरबैक एक्सेस। ठीक है, अगेन जीरो ट्रस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योर एसेट वेयर दे आर विद जीरो ट्रस्ट, मतलब आप जो है किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे। आप जो है किसी को भी एक्सेस देने से पहले उसको सबसे मिनिमम एक्सेस प्रोवाइड करोगे, तो ताकि उसको जो है सिर्फ नीड टू नो बेसिस ही उसको एक्सेस रहे। ठीक है, और ये जो है ये आपका बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है फॉर योर डेटा विच इज देयर। तो डेटा जो है बेसिकली इट इज विद इन द एप्लीकेशन लेयर जो है आपका कंप्यूट लेयर के ऊपर बिलोंग करता है। कंप्यूट लेयर जो है आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। नेटवर्क लेयर जो है आपका पेरीमीटर लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो डेटा सेंटर है उसके ऊपर। पेरीमीटर लेयर जो है आपकी आइडेंटिटी एंड एक्सेस के ऊपर, मतलब जो यूजर आइडेंटिटी और एक्सेस है, जिसको एक्सेस मिलेगा एक्चुअली, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके ऊपर जो है आपका फिजिकल सिक्योरिटी होता है, मतलब आपका बेसिकली जो एप्लीकेशन है। अब आइडेंटिटी एंड एक्सेस तो ठीक है, मैं उतना तो मान लिया, लेकिन अब अगर मेरे घर पे आके मेरे सर्वर में जाके उसने कॉपी पेस्ट कर लिया पूरे एप्लीकेशन को या डेटाबेस को, तो मेरा तो काम खत्म हो गया ना उधर पे। तो ये डिफेंस इन डेप्थ जो है माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगेन ये अनदर कॉन्सेप्ट है विच इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको सर्विसेज
आपका क्या नाम है, एंटीवायरस एज़ अ सॉफ्टवेयर या फिर फायरवॉल एज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आपको इस तरीके का डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि वो सजेस्ट करता है कि आपके किस तरीके का वर्कलोड है, उसका प्रोटेक्शन कितना है, कितने आपके ऐसे इन्वेंटरी है जो कि सिक्योर है, नहीं है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मतलब आप किस इंडस्ट्री में बिलॉन्ग करते हो, उस इंडस्ट्री का रेगुलेटरी कंप्लायंस हो, आप नहीं हो, आपने उस कंट्री के हिसाब से उसकी रेगुलेटरी के हिसाब से आपने कंप्लायंस को फॉलो किया है, नहीं किया है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट देता है और आपको जो है सजेस्ट करता है कि आप इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करो इमीडिएट इफेक्ट में, ताकि आप जो है कंप्लायंट रहो हमेशा, ताकि ऑडिट में आपका ये चीज़ें जो है आपके नेगेटिव में ना निकले। ओके, तो विद दिस वी केम अक्रॉस विद द Azure architecture, that is ये मतलब what is the core architecture or how exactly the core system of Azure works। तो आई होप आपको एक एटलीस्ट एक इंट्रोडक्टरी आइडिया तो मिल गया होगा कि मतलब कैसे किस तरीके से आपका Azure काम करता है, क्यों आपको Azure के बारे में जानना ज़रूरी है या फिर कोई एक गूगल गूगल क्लाउड प्रोवाइडर या फिर कोई क्लाउड प्रोवाइडर आपको जानना क्यों ज़रूरी है। सो दैट आप जो है अपने कस्टमर के लिए जो है सही तरीके का एप्लीकेशन बना के दे सको या सही चीज सही डिजाइन आप जो है एक एप्लीकेशन का दे सको। ऐसा नहीं कि आपने जो है सिर्फ एक स्टैक सीख लिया या कुछ सीख लिया उसके ऊपर आपने डेवलपमेंट कर दिया बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बना दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको जो है उसके अंडरलाइन में जो आपका एप्लीकेशन किस आर्किटेक्चर पे बनना चाहिए, उस आर्किटेक्चर पे किस तरीके का कंपोनेंट सिलेक्ट होना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो एनी क्वेश्चन गाइस, होपफुली कुछ आइडिया शायद मिला हो। अच्छा सेशन है आज का ऐसे काफी। थैंक यू। हाँ, इसी के लेकिन साथ इसमें अब ये यही है कि हम लोग को पहले इसमें लाइक देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। गेस इसमें देयर वर लाइक मल्टीपल कंपोनेंट्स एक्चुअली में, ऐसे नेटवर्किंग हुँ, का भी आपने बताया हुआ है एंड साइबर सिक्योरिटी का भी। जो जैसे आप अभी जो बताया थे, इट इज मच मोर रिलेटेड टू लाइक साइबर सिक्योरिटी में कैसे लाइक ये आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग को पहले तो लाइक पूरा जानना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, कैसे क्या करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन पे डिपेंड आई गेस करेगा ज़्यादा। जैसे जो आपने बताया ये सिक्योरिटी वाला, जिसमें जैसे आप आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा देते हैं कि हुँ, कि पता रहे कि हाँ ये एक्सेस इस बंदे को करना है, इतनी लिमिट तक करना है। हुँ, तो वो भी हम लोग को लाइक उसमें भी लाइक हम लोग को एक डाटाबेस तो बनाना ही पड़ेगा यूजर्स का, कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कहाँ हुँ, कहाँ कितने लेवल तक कर सकता है। सो इट वुड करेक्ट, डिपेंड ऑन एप्लीकेशन। सो अच्छा एब्सोल्युटली, सेशन था आई गेस इट वाज अ वेरी लाइक नाइस इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर लाइक दिस होल डिस्कशन। थैंक यू। तो बेसिकली हाँ। कैसा है ना कि आप जब अज़्योर या गूगल या फिर जो कोई क्लाउड प्रोवाइडर पे अगर आप घुसना भी चाहते हो ना एज़ अ कंसल्टेंट, अगर आप चाहते हो कि आप इन सब चीज़ों के अंदर घुसे, तो आपको ना सबसे पहले ना आपका एक पेरीमीटर डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जो है किस चीज़ के अंदर आप घुसना चाहते हो। क्योंकि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट अज़्योर एक क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है? सिमिलरली अमेज़न वेब सर्विस एक क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर है, गूगल क्लाउड भी एक क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है? अब ये तीनों टाइप के क्लाउड प्रोवाइडर जो है आपको अलग-अलग टाइप की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपके जो है डेटाबेस से रिलेटेड, ऐसे हर तरीके का सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। अब आपको पहले ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो है किस चीज़ के अंदर घुसना चाहते हो? क्या आप उस प्लेटफ़ॉर्म के डेवलपमेंट में घुसना चाहते हो? क्या आप उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में घुसना चाहते हो? क्या आप उस प्लेटफ़ॉर्म में सिक्योरिटी एसओसी, सॉक के अंदर घुसना चाहते हो? सिक्योरिटी बेड घुसना चाहते हो? क्या आप उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो है किसी और चीज़ में या फिर स्टोरेज मैनेजमेंट में घुसना चाहते हो? किस चीज़ के अंदर घुसना चाहते हो? पहले वो आपको देखना पड़ेगा, आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। देन यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू गेट डीप इंटू ईच एंड एवरी कंपोनेंट, क्योंकि अगर सारे कंपोनेंट में एक बार घुस गए तो फिर ट्रस्ट में कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ये आज की तारीख में मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने एटलीस्ट एक पकड़ के अंदर घुस के पहले मैंने उसको एक्सप्लोर किया, तब जाके मैं दूसरे कंपोनेंट के अंदर घुस पाया। तो ये मुझे टाइम मिला कि अच्छा ठीक है, इतने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन पूरे सारे कंपोनेंट के अंदर घुसना, मतलब वो इतना खिचड़ी क्रिएट करना, उससे तो अच्छा सब डेफिनिटली अच्छा होता है कि एक सिंगल कंपोनेंट को पहले पकड़ के, पहले उसके अंदर एक्सप्लोर करके, फिर उसके बाद जाके जो है दूसरे कंपोनेंट के अंदर घुसना चाहिए अपने को।
दैट इज लाइक मच मोर लाइक एक का अंदाजा होगा तभी हम लोग सेकंड में लाइक रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे एग्ज़ैक्टली। आपका जैसे आपने अभी बताया साइबर सिक्योरिटी है, तो इफ समवन इज लाइक इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, तो उसको जो है उसी हिसाब से आपका जो आप सैस और वो वाला बता रहे थे ना, एप्लीकेशन वाला सॉफ्टवेयर वाला हुँ, हुँ, की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और आपका सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसी हिसाब से लाइक ऐसे साइबर सिक्योरिटी वाला कोई बंदा है, हुँ, तो ही वुड लाइक दिस जस्ट लुक इनटू लाइक दैट स्टफ ओनली, उसको लाइक उसी स्टफ में जाना चाहिए। जैसे आपका फायर वॉल्स हो गई, आपका लाइक क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शंस हो गए डिफरेंट डिफरेंट, जो कि हुँ, आपकी सर्विसेज लाइक इसमें दी होंगी एज़्योर में फॉर श्योर। और जैसे आपका कोई बंदा है नेटवर्किंग में जिसको घुसना है, तो उसको लाइक आपका कैसे लाइक आईपी एड्रेस कैसे होता है, कैसे इंटरचेंज ट्रांसफर होता है, हुँ, सो वो बंदा उसमें घुसेगा। एंड जैसे बंदा कोई हार्ड ड्राइव वाला माने हार्ड ड्राइव वाला वो है, हार्डवेयर वाला, तो उसको हार्डवेयर में घुसना पड़ेगा पूरा पूरा अच्छे से, करेक्ट, कि करेक्ट, यहाँ पे यस, ये हो गया अवेलेबिलिटी, यहाँ पे ये टूल ऐसे यूज होगा, हुँ, इसमें हुँ, ये इंक्रिप्शन यूज होगा, इसमें ऐसे यूज होगा। तो करेक्ट, देन अब जो अजूर है उसमें बंदा वाला कि वो हार्डवेयर वाले साइड में ज्यादा जाएगा एग्ज़ैक्टली, एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। करेक्ट। तो हम्म। नेटवर्क में घुसने के लिए भी नेटवर्क के पैटर्न्स पता होने चाहिए आपको। पियरिंग हाँ। करने के भी अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न नेटवर्क पैटर्न के ऊपर ही ट्रिक करना मतलब हम्म। बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो चीज़ों को पहले पता होना चाहिए। ओके। So like would we like get the note of like this like lecture? हाँ, हाँ, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, प्रेज़ेंटेशन मैं पूरी प्रोवाइड कर देता हूँ, दोनों के दोनों। Okay, okay. Thank you. As per like your convenience ना, right? अगर आपको Gmail पे देनी हो, अगर आपको Discord पे देनी हो, मैं as per your डिस्कॉर्ड पे मैं convenience आप। अटैच कर दूँगा। Okay, okay, okay. ए ठीक है, thank you for the session. यस, Maybe we would वेलकम। like met like some other day again for this हाँ, like श्योर, श्योर, session. या एब्सोल्युटली, यस। ठीक है, thank you for your time. ओके, यू आर वेलकम।